स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर सीएमए इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। हम ऑलरेडी सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं और आज बेटा अपन सेट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और पूरी मेहनत के साथ बेटा आप आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, जहां पर मैं आपकी रोजाना सारी क्वेरीज सॉल्व कर रहा हूं। इसके अलावा बेटा एक बात और बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा चैनल को नीचे जो रेड बटन है उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटा बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है बेटा उनको एक बात बोलूंगा कि प्लीज डू शेयर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे साथ मेरे मिशन में जुड़े बेटा, मेरा मिशन जो है स्प्रेडिंग नॉलेज, मैं चाहता हूं हर एक इंसान तक मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी की नॉलेज पहुंचा सकूं बेटा। ये मेरा मिशन है और मैं चाहता हूं अगर आप लोग भी बेटा इस मिशन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ सकते हैं, सिर्फ एक काम कर और वो है बेटा इन लेक्चर्स को अपने सभी स्टूडेंट्स, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर। क्योंकि बेटा हो सकता है आपके शेयर करने से किसी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा मदद हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचे, और हो सकता है बेटा अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्लीज़ डू शेयर बेटा, आपका एक शेयर किसी इंसान की बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, हाँ सर। तो बेटा फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बातें हो गई? हाँ सर बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं आज का मॉक टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप सभी के सामने आ रहा है, रेंटिंग ऑफ अ मैरिज हॉल owned by a trust registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 is not exempt from GST where। तो बेटा देखो कुछ शब्द आपको यहां पर मिलेंगे। पहला क्या मिल रहा है? रेंटिंग ऑफ मैरिज हॉल, जो किसके द्वारा ऑन किया जा रहा है बेटा? सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा ऑन किया जा रहा है। और बेटा वो कह रहा है कि इज नॉट एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्प्ट नहीं है। कब नहीं है? तो पूछ रहा कब है नहीं, वो पूछ रहा है कब नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं बेटा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा। जीएसटी के अंदर बोला कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, बोलो क्या है, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कहाँ रजिस्टर्ड है मेरे दोस्त? रजिस्ट्रेशन कहाँ बताया गया बेटा? रजिस्ट्रेशन बताया गया उसका सेक्शन 12AA के अंदर। कहाँ बताया गया? सेक्शन 12AA के अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बेटा, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर अब सवाल उठता है कि आखिर इस सेक्शन के अंदर ऐसा क्या है? सेक्शन 12AA के अंदर आखिर ऐसा क्या है? तो बेटा सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स जो है उसके अंदर एग्जम्पशन दी जाती है, इनकम टैक्स से एग्जम्पशन दी जाती है, यानी छूट दी जाती है। बोलो क्या दी जाती है? छूट। किसको दी जा सकती है बेटा? उसी को दी जा सकती है जो चैरिटेबल एक्टिविटीज करता हो। क्या करता हो? चैरिटेबल एक्टिविटीज। सर चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? चैरिटेबल एक्टिविटीज डिफाइंड है। कहां डिफाइंड है? इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। और वही चैरिटेबल एक्टिविटीज बेटा अलाउ होंगी। उसके अलावा अगर आप कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो तो वह अलाउ नहीं होगी। यानी जो चैरिटेबल एक्टिविटी इनकम टैक्स एक्ट में बता रखी है, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी बेटा आप कर रहे हो और बाकी जो दूसरी बताई गई कंडीशंस है, प्लस दो चीजें लगेगी बेटा, एक ये और एक अदर कंडीशंस। एक अदर कंडीशंस जो बेटा बता रखी है इस सेक्शन के अंदर, 12AA के अंदर जो अदर कंडीशंस बता रखी है, अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हो, एक तो आप चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हो, कौन सी वाली? जो डिफाइंड है, और दूसरा बेटा अदर कंडीशंस जो बता रखी है उनको आप कंप्लाई करते हो, तो इनकम टैक्स के अंदर बेटा आपको क्या दिया जाता है? सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। बोलो क्या ग्रांट किया जाता है? रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। सर रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट क्या होता है बेटा? आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है और दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको। लेकिन कौन कर सकता है? सिर्फ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और उसको दूसरी जो कंडीशन है बेटा, जो बिजनेस नहीं करना है, और बिजनेस करना है तो कैसे कैसे करना है, वो सारी कंडीशंस वहां पर होती हैं। यानी कि जीएसटी ने एक बात बोली बेटा, समझने की कोशिश करो। जीएसटी ने बोला कि हम भी एग्जम्पशन देंगे, हम भी एग्जम्पशन देंगे ऐसे लोगों को, चैरिटी करने वाले लोगों को, या जो रिलीजियस संस्थान है उनको हम भी छूट देंगे अगर वो किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आगे। अगर यही ट्रस्ट बेटा जीएसटी के अंदर, यही ट्रस्ट अगर जीएसटी के अंदर आगे किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आगे किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम भी उसे जीएसटी में छूट देंगे। लेकिन हर किसी को नहीं देंगे। हर कोई इंसान जो ये आएगा ना बोलने कि हम भी चैरिटी करते हैं, हम भी रिलीजियस हैं, तो नहीं मानेंगे। हम तभी मानेंगे जब आप इनकम टैक्स के 12AA में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि बेटा यहां रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। तो यहां उसी को रजिस्ट्रेशन मिलेगा इनकम टैक्स में जो जेन्युइन है, जो जेन्युइनली चैरिटी कर रहा है या जो जेन्युइनली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ उसी को मिलेगा। तो हमने बेस बना लिया किसका? इनकम टैक्स का। जीएसटी के अंदर इनकम टैक्स का बेस बना लिया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को जो जेन्युइन है और जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, उन्हीं लोगों को हम यहां पर क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे। किसमें? जो सर्विसेज बेटा वो आगे दे रहे हैं उसमें, लेकिन लिमिट बेस्ड। कैसा? लिमिट बेस्ड। तो बेटा ट्रस्ट को बोला कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी का बेटा कोई भी एरिया, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, इनकम टैक्स में पढ़ रखा है बेटा अपन ने, तो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का कोई भी एरिया आप क्या करते हो बेटा? रेंट पे देते हो। अब वो एरिया बेटा आपका बहुत सारा हो सकता है, जैसे आउटसाइड प्रेजेंस यानी आउटसाइड एरिया, ओपन हॉल, है ना, और आपका बेटा कल्याण मंडपम, ये सब अपन ने पढ़ा था, है ना। एंट्री नंबर कौन सी बताओ? एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 13। और एंट्री नंबर 13 किसकी थी बताओ सारे बच्चे? सर एंट्री नंबर 13 थी नोटिफिकेशन नंबर 12 बेटा 2017 की। किसकी? नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। तो इसकी बेटा ये जो एंट्री नंबर थी, इस एंट्री नंबर के अंदर हमें क्या बता रखा था कि अगर कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो, अगर वो अपना ओपन एरिया, कल्याण मंडपम, कम्युनिटी हॉल वगैरह बेटा अगर रेंट पे देता है, किस पे देता है? रेंट पे। एरिया किस पे देता है बताओ? सर रेंट पे देता है, तो हम उसे क्या कर देंगे बोलो? एग्जेम्प्ट। क्या कर देंगे बेटा? उसे हम कर देंगे एग्जेम्प्ट। लेकिन जो एग्जेम्प्ट करेंगे ना बेटा वो सब्जेक्ट टू कंडीशन होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट टू कंडीशन। और कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन है कि जो कंसीडरेशन है, जो कंसीडरेशन है बेटा, वो कंसीडरेशन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? बताओ मुझे, वो कंसीडरेशन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा? शुड नॉट बी मोर देन 9,999। क्या बोला मैंने? 9,999। यानी अगर आपने कंसीडरेशन रिसीव करा है सर्विस देने के बदले 9,999, तो बेटा आप एग्जेम्प्ट हो। लेकिन अगर आपने बेटा 10,000 किया है, 10,000, तो वो टैक्सेबल है। 10,000 से ज्यादा किया है तो भी टैक्सेबल है। और ध्यान रखना, अगर 10,000 किया तो बेटा कंप्लीट टैक्सेशन होगा, कंप्लीट टैक्सेशन। क्योंकि ये एग्जम्पशन जो दे रखी है बेटा वो लिमिट बेस्ड एग्जम्पशन है। लिमिट क्रॉस हुई तो पूरा टैक्स होगा। कैसा टैक्स होगा? पूरा टैक्स। यानी कि अगर फिक्स 10,000 दिया तो ये मत बोलना साहब कि डिफरेंस को टैक्स करेंगे, 1 रुपए को। 1 रुपए को टैक्स नहीं करेंगे। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, 1 रुपये पे जीएसटी नहीं लगेगा कि हमने तो 1 रुपये ही तो ज्यादा लिया। हमको लिमिट कहां तक दे रखी थी? 9,999 तक। हमने तो 1 रुपये ज्यादा लिया, तो डिफरेंस पे टैक्स नहीं लगेगा। कंप्लीट 10,000 विल बिकम टैक्सेबल। ठीक है? हाँ सर। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो एग्जम्पशन कैसे दे रखी है बेटा? कंडीशन बेस्ड एग्जम्पशन है कि अगर कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपना ओपन एरिया, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, कल्याण मंडपम किस पर देता है? रेंट पे देता है। और रेंट बेटा मैंने आपको कितना बताया? 9,999 पर डे। ये भी बता देता हूं कि ये जो लिमिट है ये पर डे है। कैसी है बेटा? पर डे, हर दिन, एक दिन का बेटा, एक दिन का। ठीक है? तो उससे ज्यादा हुआ तो टैक्स लगेगा। ठीक है? हाँ आ जाओ बेटा, क्वेश्चन पे आ जाओ, अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेंट चार्जेस आर मोर देन 5,000 पर डे। क्या ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा? नहीं, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है? हाँ सर, दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद में क्या दे रखा है? उसके बाद में दे रखा है आपको चार्जेस आर मोर देन 1,000। 1,000 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यस सर। और चार्जेस आर मोर देन 10,000 पर डे, दिस इज करेक्ट। मोर देन 10,000 इज ऑल्सो टैक्सेबल, मतलब कि नॉट एग्जेम्प्ट। एंड फिक्स 10,000 बेटा, फिक्स इज इक्वल्स टू फिक्स 10,000 इज ऑल्सो टैक्सेबल, मीन्स इट्स ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्ट। ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर? आगे चले, आगे चलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग shall not be included in value of supply। बेटा वेरी वेरी सिंपल, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज ए, इनमें से कौन सा बेटा लेट फी इंक्लूड होता है, कमीशन इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है? बोलो हाँ के ना? हाँ सर। बेटा ये आपका हो जाएगा लेट फी, यानी कि
और ये कमीशन और इंटरेस्ट विल बिकम योर इंसिडेंटल चार्जेस, बोलो इंसिडेंटल चार्जेस, और लेट फी और इंटरेस्ट आपका अलग से हो जाएगा। तो ये हमेशा अपन इंक्लूड करके चलते हैं सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 में। लेकिन बेटा ए जो क्लॉज है, क्लॉज ए, यू वेरी वेल नो दैट कि क्लॉज ए टॉक्स अबाउट टैक्स, और टैक्स में बेटा सिर्फ अदर देन जीएसटी वाले टैक्स ही ऐड होते हैं, मतलब इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? इंक्लूड। ओनली विच टैक्सेस आर इंक्लूडेड? अदर देन जीएसटी टैक्सेस आर इंक्लूडेड, लाइक म्युनिसिपल टैक्स, है ना। तो इंक्लूड क्या होगा? अदर देन जीएसटी, मींस जीएसटी विल नॉट इंक्लूड। जीएसटी तो लेवी होगा बेटा, जीएसटी तो लगाएंगे, जीएसटी जोड़ेंगे नहीं, जीएसटी तो कैलकुलेट करेंगे, है ना। हाँ सर, तो जीएसटी विल बिकम दी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि बेटा इट इज टॉकिंग अबाउट पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है सर? हाँ सर। तो बेटा देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मुझे इनवॉइस से मतलब है, किससे? इनवॉइस से। और इनवॉइस किसके रेस्पेक्ट में? इनवॉइस इन द रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस। तो बेटा टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस क्या बोलेंगे? टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ठीक है? हाँ सर। तो बेटा इनवॉइस इशू करने के रेस्पेक्ट में टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस, है ना, इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज। ओके, तो बेटा ध्यान रखना इन केस ऑफ सर्विसेज, है ना, इन केस ऑफ सर्विसेज। आपका कौन सा सेक्शन लगता है सारे बच्चे बताएंगे मेरे को? सर्विस के केस में भाई कौन सा सेक्शन लगता है? सर सेक्शन लगता है सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर 2, और बेटा रूल भी लगता है, रूल नंबर 47। बताओ कौन सा रूल लगता है? रूल नंबर 47। तो ये बेटा अपन को सिंपल सा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस यहां से पता लगता है, और ये आपको बताता है बेटा कि 30 डेज। क्या बताता है? 30 डेज। और बैंकिंग का केस है बेटा, अगर बैंकिंग और एनबीएफसी वगैरह, तो उसमें होता है 45 डेज। कब से बेटा? फ्रॉम, कब से? फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई, फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। तो जिस तारीख को भी बेटा आपने सर्विस डिलीवर करी है, सर्विस सप्लाई करी है, उस डेट से 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस बना देनी है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, सॉरी बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी वगैरह का केस है, तो उस केस के अंदर आपको 45 डेज के अंदर बना देनी है। ठीक है? हाँ सर। चलो बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 45-30 नहीं, नो इट इज इनकरेक्ट। नॉट 45-30, नॉट 30-60, नॉट 30 बेटा, 30-45, दिस इज करेक्ट। So option number C will again correct. Moving further, annual return shall be filed by. बेटा एनुअल रिटर्न कौन भर के चलता है? मेरे को सारे अच्छे बच्चे बताएंगे। बेटा एनुअल रिटर्न कौन से सेक्शन में आता है? सारे बच्चे बताओ बेटा। सेक्शन नंबर 44, सेक्शन नंबर 44 टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न। और बेटा एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला मैंने? इज टू बी फाइल्ड बाय every registered, is to be filed by every registered person। ठीक है सर? हाँ, बट बेटा यहां पर एक्सक्लूजन है, यहां पर एक्सक्लूजन है। रजिस्टर्ड पर्सन तो हम आईएसडी को भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन तो हम टीडीएस और टीसीएस को भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन तो हम एनआरटीपी को भी बोलते हैं। बोलो, तो क्या इन लोगों को भी एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है? आप सेक्शन 44 निकालो, चलो फटाफट सारे बच्चे बुक में सेक्शन 44 निकालो। निकाल लिया? हाँ सर। बेटा पढ़ो, उसकी पहली लाइन पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन देयर इज अ एक्सक्लूजन। तो सारे रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल नहीं करना, कुछ जने हैं जिनको फाइल नहीं करना। ठीक है ना? हाँ सर। तो ऑप्शन देखें सर, ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब आप बताओ मुझे, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? आप बताओ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन का क्या मतलब हुआ? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन का ये मतलब हुआ कि सब रजिस्टर्ड पर्सन। बेटा इसमें तो आईएसडी भी आ गया, इसमें तो टीडीएस टीसीएस भी आ गया, बिकॉज क्या लिखा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें तो एनआरटीपी भी आ गया। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, ये लोग भी आ गए। और बेटा अगर ये लोग भी आ गए तो फिर तो इनको भी भरना पड़ेगा। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है? हाँ,
फिर आ रहा है बी, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर। बेटा एनुअल रिटर्न का टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं होता। देयर इज नो रिलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न विद टर्नओवर ऑफ द एंटिटी। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट और बेटा दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज, बिकॉज एनुअल टर्नओवर या बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का लेना देना होता है सिर्फ और सिर्फ किससे? ऑडिट के केस में। कौन से? सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन नंबर 5 रीड विद बेटा रूल 80 सब रूल 3। दिस टॉक्स अबाउट ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और वहां पर लिमिट दे रखे होते हैं बेटा ₹2 करोड़। तो अगर आपका एग्रीगेट जो टर्नओवर है बेटा अगर वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ को क्या कर जाता है? एक्सीड कर जाता है, तो इन दैट केस आपको क्या करानी पड़ती है? बताओ, ऑडिट करानी पड़ती है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल भी अगर मैंने टर्नओवर बेटा 2 करोड़ को एक्सीड कर दिया, इस साल मुझे क्या करानी पड़ेगी बेटा? सीए अंकल से ऑडिट करानी पड़ेगी। और अगर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पिछले साल कराई थी, इस साल करानी है क्या बेटा? इस साल का टर्नओवर देखो, अगर इस साल का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो करानी है, अदरवाइज नहीं करानी। तो एवरी ईयर यू हैव टू चेक इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़ देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दी ऑडिट, अदरवाइज नॉट। ठीक है सर, आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। आगे चले? हाँ सर आगे चले। अगर बेटा अगला क्वेश्चन अपने पास में, इन दी कॉमन पोर्टल एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बेटा किसकी बात कर रहा है? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना? हाँ सर। एवरी क्लेम ऑफ आईटीसी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। कहां जाता है? मुझे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे कहां जाता है बेटा। याद करो, सारे अच्छे बच्चे याद करो बेटा अपना रूल कौन सा लगता है और सेक्शन कौन सा लगता है, बताओ। तो बेटा सेक्शन रूल तो लगता ही नहीं बेटा, यहां पर रूल तो वो आएगा आपका क्रेडिट लेजर वाला रूल, ठीक है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, अपन किसकी बात करेंगे? मेन सेक्शन की बात करेंगे। तो बेटा 2 सेक्शन यहाँ पर कवर होते हैं, एक होता है बेटा सेक्शन नंबर 49 का सब सेक्शन नंबर 2 और एक होता है बेटा आपका सेक्शन नंबर 41। तो दीज आर द 2 सेक्शंस दैट यू हैव टू स्टडी एंड यू नो वेरी वेल बेटा कि आईटीसी कहां जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। ठीक है, हाँ सर आगे चले। आगे चलो बेटा, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आईटीसी कॉमन पोर्टल के ऊपर कहां क्रेडिट होता है? वो क्रेडिट होता है आपके आईटीसी के अंदर, ओ सॉरी वो क्रेडिट होता है आपके ई क्रेडिट लेजर के अंदर। ठीक है, यस सर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर है पार्ट नंबर 1 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वर्कबुक लेक्चर्स एंड आई आल्सो डिस्कस्ड इन द बिट पब्लिकेशन लेक्चर्स। और वहां पर अपन ने क्या देखा था? 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक होना चाहिए बेटा ओकेजनली ट्रांजेक्शंस को टेक प्लेस करने वाला होना चाहिए, और दूसरा बेटा नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। बताया था ना मैंने, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विल गोना बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंट जीएसटीएन बट 1 पैन, ये मैंने आपको बताया था डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, मंथली होगा नहीं, क्वार्टरली होगा नहीं, और बेटा नॉन टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई की बात हो नहीं रही। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता जिस स्टेट में बेटा वो बिजनेस करने जा रहा है। ठीक है, हाँ सर। डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 4। मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं बेटा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट सेपरेट पर्सन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट सेपरेट पर्सन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल इन दी वर्कबुक लेक्चर, या फिर बेटा अपने बिट क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स के अंदर मैं इसको ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं। तो यहां पर अपन सीधा आंसर देखेंगे बेटा, आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में आपके पास हमारा बेटा अगला क्वेश्चन टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम। बेटा मैंने आपको ये भी डिस्कस कर लिया था, ये वहां से कॉपी पेस्ट करा इन्होंने। दिस क्वेश्चन इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम दी, बताओ ये क्वेश्चन कहां से कॉपी पेस्ट है माय फ्रेंड? बेटा ये क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट होकर आ गया आपके वर्कबुक से या फिर बिट क्वेश्चन से, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होकर आ गया। और ये अपन ने ऑलरेडी या तो वर्कबुक में या फिर बिट क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो बेटा इसका आंसर आप जानते हो, कंपोजिशन स्कीम के अंदर एनुअल रिटर्न क्या आएगा? एनुअल रिटर्न। बेटा मैंने करेक्शन क्यों करवाया ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना? तो अभी अपन वापस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर होता है एनुअल रिटर्न। हालांकि मैं आपको बता देता हूं बेटा, रूल 62 लगता है, और रूल 62 2 बातें बोलता है कि क्वार्टरली करना है पेमेंट, किसमें? CMP 08 में क्वार्टरली क्या करना है? क्वार्टरली। और बेटा एनुअली आपको रिटर्न फाइल करना है, किसमें बेटा बताओ? GSTR 4 में। किसको? कंपोजिशन वाले को। बेटा अपन से क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? वो कंपोजिशन वाले की बात कर रहा है, कंपोजिट डीलर। ठीक है, हाँ सर आगे चले, आगे चलो।
बहुत डिटेल में डिस्कस करा है बेटा इसको, बहुत डिटेल में, है ना। तो अभी अपन थोड़ा टाइम यहां पर बचा लेते हैं। ओके सर, सेल ऑफ बिल्डिंग, बेटा सेल ऑफ बिल्डिंग बताओ, सारे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे साहब। सेल ऑफ बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बेटा सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू जीएसटी, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस सेक्शन। बेटा रीड विद शेड्यूल 3, बोलो रीड विद शेड्यूल 3। और बेटा शेड्यूल 3 में आपको ऑलरेडी क्या बता चुका हूं, न्यू मैजिक, बोलो क्या बता चुका हूं, न्यू मैजिक। शेड्यूल 3 में क्या दे रखा है बताओ, शेड्यूल 3 में दे रखा है, मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे, न्यू मैजिक। और बेटा न्यू मैजिक के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। बेटा मर्चेंट ट्रेडिंग जीएसटी नहीं लगता। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जीएसटी नहीं लगता। बेटा डब्ल्यू का मतलब होता है वेयर हाउस सेल, क्या बोला मैंने, वेयर हाउस सेल या फिर हाई सी सेल, टू थिंग्स, वेयर हाउस सेल और हाई सी सेल, जीएसटी नहीं लगता। मॉर्चरी सर्विसेज, मॉर्चरी सर्विसेज बेटा दुख, दुख के केस में जीएसटी नहीं लगता। ए बेटा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, जीएसटी नहीं लगता। जी गवर्नमेंट सर्विसेज, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सर्विसेज, जीएसटी नहीं लगता बेटा। आई, यही तो चाहिए था साहब, यही तो चाहिए, बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर। आई इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेटा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पर जीएसटी नहीं लगता। और लास्ट आता है बेटा आपके पास में क्या, सी, सी फॉर बेटा कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लगता। चलें आगे, चलो सर। तो बेटा यहां पर सेल ऑफ बिल्डिंग पे अपन क्या बोलेंगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, बोलो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, हाँ सर, बिकॉज इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 3B। बेटा 3B वी ऑलरेडी नो, वेरी वेल नो, सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 1, मंथली बेटा, इट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड मंथली। अभी तक तो मंथली है बेटा, आपको जो एप्लीकेबल है जीएसटी में अमेंडमेंट्स वहां तक तो मंथली है। अब आपने अगर सुना हो तो मैं हल्का सा बताना चाहूंगा, QRMP स्कीम आ चुकी है बेटा, जो 1 जनवरी से एप्लीकेबल है, जो आने वाला 1 जनवरी है ना, न्यू ईयर, न्यू ईयर से बेटा एप्लीकेबल है QRMP स्कीम। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर पेमेंट कैसे होगा बेटा, पेमेंट करा देंगे PMT 06 से, पेमेंट करा देंगे हम मंथली PMT 06 से, आपको 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ के ना, हाँ सर, समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। खैर ये अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। आपके लिए एप्लीकेबल क्या है, मंथली 3B फाइल होगा सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से, बोलो हाँ के ना, हाँ सर, ओके सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा एग्रीगेट टर्नओवर, ये भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द स्टेटमेंट आल्सो इंक्लूड एग्जाम सप्लाईज, यस इट आल्सो इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाईज, सो द स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर ट्रू। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन कैन इशू नॉर्मल टैक्स इनवॉइस, बेटा ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सप्रेशन वाला भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स, ठीक है बेटा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं यहां पर टाइम बचाने की कोशिश करूंगा, देखो थोड़ी, है ना, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज वेरी बिग, सो वी हैव टू सेव आवर टाइम, बिकॉज ऑलरेडी बेटा बहुत डिटेल में अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हो, ऐसा आपको लग रहा है कि सर आप छुड़ा रहे हो, समझा नहीं रहे हो, बेटा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जैसे ही खत्म होता है लेक्चर आप फटाफट से वहां पर जाकर रेफर कर लो, ठीक है, हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, जीएसटी इज पेएबल वंस रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, द स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद में ये बेटा स्पून वाला, सोप के साथ स्पून, है ना, मैंने बताया था मिक्स्ड सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो बेटा कंपोजिट सप्लाई बोल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स, ओके सर। देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, मैंने पहले ही बताया जीएसटी बेटा सप्लाई पे लगता है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेकंड हैंड गुड्स और फर्स्ट हैंड गुड्स और थर्ड हैंड गुड्स, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है, केवल और केवल सप्लाई से। अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी लेवी होगा, तो इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर बोलो फॉल्स, ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट। मूविंग ऑन फर्दर बेटा, लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज, बेटा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 कस्टम में पढ़ते हैं ना, जीएसटी में भी पढ़ते हैं। क्या बता रखा है मैंने लिस्ट 1 का, बेटा यूनियन लिस्ट,
और यूनियन लिस्ट में किसको पावर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा बताओ लिस्ट 2 बताओ, सारे बच्चे मेरे को लिस्ट 2 बताओ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर स्टेट लिस्ट। अच्छा लिस्ट 3 बताओ, कॉन्करेंट लिस्ट। वेरी गुड बेटा। सो स्टेट 1 इज, सॉरी लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट 1 में किसके पास पावर होती है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में किसके पास पावर होती है? स्टेट गवर्नमेंट। और लिस्ट 3 में किसके पास पावर होती है? कॉन्करेंट, मतलब कि दोनों के पास बेटा आधी आधी पावर होती है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। देन आफ्टर बेटा वी हैव गिफ्ट्स एक्सीडिंग इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर। बेटा गिफ्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बोलो गिफ्ट की बात कर रहा है। और बेटा गिफ्ट किसके रेस्पेक्ट में? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गिफ्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, देन बेटा दिस गिफ्ट इज द लिमिट ऑफ 50,000। कहां दे रखा है सर? सेक्शन नंबर बताओ 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 7, सब सेक्शन नंबर 1, क्लॉज सी प्लस शेड्यूल फर्स्ट, है ना। और बेटा शेड्यूल फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है? बताओ बताओ, PRAI। और बेटा उसका जो आर है रिलेटेड पर्सन वाला, उसका जो आर है रिलेटेड पर्सन वाला, उस रिलेटेड पर्सन वाले के अंदर एक प्रोवाइजो दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है? प्रोवाइजो। और उस प्रोवाइजो में क्या दे रखी है? 50,000 रुपीज की लिमिट दे रखी है ना सर। हाँ तो करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, आगे चलो सर। टोल रिसिप्ट्स फ्रॉम हाईवे ऑफ कोयम्बटूर टू पालघाट इज, बेटा ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, मैंने आपको बताया था। टोल रिसिप्ट क्या होती है बेटा? एग्जेम्प्ट। क्या होती है? एग्जेम्प्ट। और ये अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा? टैक्सेबल सप्लाई। क्या पूछ रहा है? बोलो बेटा ये अपन से पूछ रहा है टैक्सेबल सप्लाई। और टैक्सेबल सप्लाई के रेस्पेक्ट में मेरे सारे अच्छे बच्चे अच्छे से जानते हैं सिर्फ कमीशन आएगा, एग्जाम सप्लाई नहीं आएगी। तो बेटा जो कमीशन उसने कमाया है वो टैक्सेबल है, यानी 6 लाख रुपीज इज ओनली टैक्सेबल, नॉट 60 लाख रुपीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, बेटा बहुत अच्छे से जानते हो द चेयरमैन, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण जी। जो निर्मला सीतारमण है ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो है बेटा हमारी चेयरपर्सन किसकी? जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है बेटा, वो देखते हो अपना फोटोग्राफ, जो बीच में आंटी बैठती है ना, बीच में इधर उधर दोनों तरफ कौन बैठे रहते हैं? लेफ्ट एंड राइट कौन बैठे रहते हैं बेटा? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। बोलो कौन बैठे रहते हैं? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन वो बीच में जो आंटी बैठती है वो होती है हमारी, बोलो बोलो, चेयरमैन, यानी कि यूनियन की फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है वो होती है। ठीक है हाँ सर। अब आता है बेटा आपके पास में अगला क्वेश्चन, आर हैज स्टार्टेड बिजनेस ऑफ सप्लाइंग टॉयज इन वेस्ट बंगाल। तो बेटा दो चीजें यहां पर पता लग गई, एक पता लग गई टॉयज और एक पता लग गया वेस्ट बंगाल। ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स। बेटा ये क्वेश्चन भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉयज है हाँ, और वेस्ट बंगाल है। बेटा टॉयज यानी गुड्स हाँ, और बेटा वेस्ट बंगाल इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट? नो, वेस्ट बंगाल इज नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड देयरफॉर द लिमिट लेविएबल विल बी, बोलो कितना बेटा? गुड्स है और बेटा अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो लिमिट कितनी हो जाएगी? और एक्सक्लूसिव गुड्स है, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर ही इज सप्लाइंग सर्विसेज और नॉट। बोलो क्वेश्चन ने बताया सर्विस दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहा है ना। क्या बताया? टॉयज, एंड टॉयज आर गुड्स। सो बेटा लिमिट विल बी 40 लाख रुपीज। देखें ऑप्शन में 40 लाख नहीं है, 40 लाख नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, किसी ऑप्शन में 40 लाख रुपीज है ही नहीं। तो बेटा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, यू हैव टू अज्यूम माय डियर, यू हैव टू अज्यूम। और अज्यूम क्या करना पड़ेगा? ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है साथ में, टॉयज रिपेयरिंग सर्विस, टॉयज रिपेयरिंग सर्विस और एनी अदर सर्विस। तो बेटा देयरफॉर इन दैट केस द लिमिट विल बी 20 लाख रुपीज। तो बेटा उस केस में आपकी लिमिट डाउनफॉल हो जाएगी किस पर? 20 लाख पर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। आगे चलें, आगे चलो सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, मेसर्स पायोनियर एग्रो लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्त? हाँ सर, एक एक करके अपन आराम से इसको रीड करके चलेंगे। आई होप बेटा ये आपको व्यूएबल है, दिखाई दे रहा है सब कुछ? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ठीक है हाँ बेटा, पहला आपको सीरियल नंबर आ रहा है सेल ऑफ राइस। बोलो पहला सीरियल नंबर क्या आ रहा है? सेल ऑफ राइस अनब्रांडेड ऑन अकाउंट, कितना? 18 लाख रुपीज। ठीक है सर। सेल ऑफ ब्रांडेड राइस, कमीशन रिसीव्ड फॉर डीलिंग इन अनब्रांडेड राइस, कमीशन रिसीव्ड फॉर डीलिंग इन ब्रांडेड राइस,
कमीशन रिसीव्ड फॉर डीलिंग इन टबैको लीव्स, सेल ऑफ एग, सेल ऑफ ड्राइड कोकोनट एंड सेल ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, सेल ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। ठीक है दोस्त। हाँ, अब बेटा अपन नीचे पढ़े क्वेश्चन, उसके पहले मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पर समझाना चाहता हूं। बोलो समझा दूं? हाँ सर समझा दो। बेटा एक एक करके रीड करेंगे अच्छे से, मुझे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे साहब कि सबसे पहला सीरियल नंबर क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट सीरियल नंबर? बेटा फर्स्ट सीरियल नंबर इज सेल ऑफ राइस अनब्रांडेड ऑन अकाउंट, सेल ऑफ राइस अनब्रांडेड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी जब आप दुकान पे जाते हो, मेरी बात को सुनो, कभी भी जब आप शॉप पर जाते हो टू बाय राइस, चावल खरीदने जाते हो बेटा, तो जो पैकेट होता है ना, जो पैकेट होता है बेटा, अगर उस पैकेट के ऊपर कोई भी लेबल यानी स्टिकर, कोई भी लेबल अगर नहीं लगा तो उसको बोलते हैं अनब्रांडेड। ठीक है सर। हाँ, और बेटा अगर उस पर कोई भी ब्रांड नेम, किसी भी ब्रांड नेम का मैंने अगर क्या लगा दिया, स्टिकर लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा? ब्रांडेड। वेरी सिंपल। सो इफ देयर इज नो स्टिकर ऑन द पैकेट ऑफ द राइस, इफ देयर इज नो स्टिकर ऑन द पैकेट ऑफ द राइस, इट इज अनब्रांडेड। एंड इफ देयर इज द ब्रांड नेम चिपका दिया बेटा उसके साथ, इफ देयर इज अ ब्रांड नेम ऑन द पैकेट, देन इट इज ब्रांडेड। वेरी सिंपल, कॉमन सेंस। इफ देयर इज नो स्टिकर, नो लेबल, unbranded. If there is a sticker of a brand, then it becomes branded. Perfect. Sir, what is the difference? Now, the main point comes is what is the difference? फर्क क्या है साहब? बेटा ब्रांडेड होता है ना, वो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 5%, बट जो अनब्रांडेड है वो एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड, दैट इज निल रेटेड। तो देयरफॉर उसकी सेल या उसकी सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड। गॉट माय पॉइंट? सो इफ द राइस इज ब्रांडेड राइस, it is taxable, and if the rice is unbranded rice, it is nil rated, and you know nil rated is come in the definition of exempted, so we can say that unbranded rice is exempted. बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। तो बेटा देखो, ब्रांडेड राइस पे लगेगा, एक सेकेंड, क्या बोला मैंने? ब्रांडेड राइस पर लगेगा, अनब्रांडेड राइस पे नहीं लगेगा। क्या? जीएसटी। ठीक है सर। हाँ, आगे बात करूं? आगे बात करते हैं सर। सीरियल नंबर 3, नो वी आर डिस्कसिंग सीरियल नंबर 3, कमीशन रिसीव्ड फॉर डीलिंग इन अनब्रांडेड राइस। बेटा मैं आपको समझाता हूं, इधर आओ, लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कमीशन। ठीक है सर। हाँ, तो बेटा कमीशन, बेटा कमीशन फॉर, कमीशन किस चीज के लिए? तो कमीशन फॉर परचेज और सेल, क्या बोलेंगे? कमीशन फॉर सप्लाइंग सर्विसेज, कमीशन फॉर सप्लाइंग सर्विसेज, कमीशन फॉर सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज एंड सेल। क्या बोला मैंने? इन रिलेशन टू परचेज एंड सेल ऑफ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से समझना है ना सारे बच्चा जो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमीशन रिसीव्ड फॉर सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल। क्या बोला मैंने? कमीशन रिसीव्ड। काय के लिए रिसीव हुआ? मुझे कमीशन रिसीव हुआ बिकॉज आई एम अ कमीशन एजेंट। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली बेटा, आई एम अ कमीशन एजेंट एंड आई एम रिसीविंग कमीशन फॉर व्हाट? फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ परचेज एंड सेल। आई नो दी बायर, आई नो दी सेलर, दोनों को मिलवा दिया। What I will receive is commission. Okay, yes sir. बट मैंने क्या करा? बायर से भी कमीशन लिया, सेलर से भी कमीशन लिया। किसकी सप्लाई कर रहा हूं? किसकी सप्लाई के लिए बेटा? सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज एंड सेल। आई एम इफेक्टिंग सर्विसेज फॉर परचेज एंड सेल। इट मीन्स दैट मैं नहीं बेच रहा, आई एम नॉट सेलिंग, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस। देखो, बायर अलग है, सेलर अलग है, मेरी बात को समझो। आई एम जस्ट एन एजेंट, बायर अलग है, सेलर अलग है। मैं क्या हूं? मैं तो एजेंट हूं, मैं तो इसको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं तो इसको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं तो इससे भी कमीशन ले रहा हूं, मैं तो इससे भी कमीशन ले रहा हूं। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है। हाँ सर। तो बेटा मैं जो सर्विस दे रहा हूं ना, वो काय के लिए दे रहा हूं? इसको परचेज की दे रहा हूं और इसको सेल की दे रहा हूं।
ठीक है, वापस बोलूं, इसको परचेस कराने की सर्विस, और इसको बोलो बोलो, ये सेलर है, बेचेगा, तो इसको सेल कराने की सर्विस। पक्का? हाँ। अब मुद्दा उठता है कि बेटा मैंने किसके रेस्पेक्ट में दिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ किसके रिलेशन में दिए। बात को समझना, देयर आर टू थिंग्स। एक होता है बेटा अदर गुड्स, और एक होता है बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक होता है बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो मैंने बोला साहब कमीशन रिसीव्ड मैंने करा है। क्यों? क्योंकि मैंने माल बिकवाया, मैंने माल बिकवाया, और माल जो मैंने बिकवाया वो या तो होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या होगा अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। या तो मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिकवाऊंगा, बिकवाऊंगा, बेचूंगा नहीं, बिकवाऊंगा, या फिर मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अलावा कुछ बिकवाऊंगा। बोलो हाँ के ना? बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। बेटा अगर आप जो कमीशन रिसीव कर रहे हो वो अदर गुड्स बिकवा कर रहे हो, अदर गुड्स बिकवा कर कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो वो कमीशन आपका टैक्सेबल है इन जीएसटी, उस पर जीएसटी लगेगा। क्या बोला मैंने? बेटा वो आपका टैक्सेबल बन जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन जो चीज आपने बिकवाई है, बेची नहीं है, बिकवाई है, अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है मेरे दोस्त, अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो बेटा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो सर्विस बेटा आपकी हो जाएगी, बोलो क्या? एग्जेम्प्ट। और सर एग्जेम्प्ट कहां हो जाएगी? बेटा वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी एंट्री नंबर 54 में ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर, 12/2017। तो एंट्री नंबर 54 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, कमीशन सर्विस प्रोवाइडेड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। पक्का? पक्का। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कमीशन रिसीव्ड, आई एम टॉकिंग इन सीरियल नंबर 3, कमीशन रिसीव्ड फॉर डीलिंग इन अनब्रांडेड राइस। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है? क्या राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है? बताओ सारे बच्चे बताओ, क्या राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है? नो, पैडी इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या बोला मैंने? पैडी इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइस इज नॉट द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एंड देयर इज अ सर्कुलर ऑन इट ऑलरेडी। सीबीआईसी ऑलरेडी इसके ऊपर सर्कुलर आपको निकाल कर दे चुका है और समझा चुका है कि पैडी होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बेटा राइस नहीं होता। पक्का? पक्का सर। ठीक है, तो बेटा अनब्रांडेड राइस हो चाहे फिर वो ब्रांडेड राइस हो, अनब्रांडेड हो चाहे ब्रांडेड हो, है तो राइस, यानी कि अदर गुड्स, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो चाहे मैं ब्रांडेड राइस की सप्लाई करवाऊं, करूं नहीं, करवाऊं, चाहे मैं अनब्रांडेड राइस की करवाऊं, तो ब्रांडेड की करवाऊं चाहे अनब्रांडेड की करवाऊं, इन बोथ द केसेस आई एम सप्लाइंग सर्विसेज एंड देयरफॉर इट इज टैक्सेबल बिकॉज इट इज सर्विसेज इन रिलेशन टू अदर गुड्स अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, देयरफॉर इट इज टैक्सेबल। तो बेटा ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। बोलो हाँ के ना? हाँ। बेटा सीरियल नंबर 5, कमीशन रिसीव्ड फॉर डीलिंग इन टबैको लीव्स, फॉर डीलिंग इन टबैको लीव्स। बेटा टबैको लीव्स इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, tobacco leaves is an agricultural produce, and therefore if I am providing services of commission agent in respect of agricultural produce for sale and purchase of agricultural produce, बेटा the same is exempt। एंट्री नंबर 54 आप जाकर देख सकते हो। तो ये बेटा आपकी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट, यहां जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ एग, बेटा एग इज अगेन अ नील रेटेड सप्लाई, इज अगेन अ नील रेटेड, तो ये भी यहां पर भी जीएसटी आपका नहीं लगेगा। इसके बाद आता है बेटा कोकोनट। इसके बाद क्या आता है बोलो? इसके बाद आता है बेटा आपके पास में कोकोनट। कोकोनट का मतलब होता है बेटा नारियल। क्या होता है? नारियल। ठीक है, हाँ सर, हिंदी में बोलते हैं नारियल, कोकोनट। बेटा कोकोनट अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, कोकोनट इज अगेन इज ऑफ टू टाइप्स। बेटा एक होता है आपका फ्रेश कोकोनट और ड्राइड कोकोनट। क्या होता है? एक बोलो मेरे साथ सर, एक होता है आपका फ्रेश एंड ड्राइड। बेटा फ्रेश कोकोनट, ताजा कोकोनट, वो आपका नहीं होता पानी वाला जिसमें आप स्ट्रॉ डाल के पीते हो, यस सर, दैट इज योर फ्रेश कोकोनट, दैट इज पानी वाला कोकोनट, है ना, जो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बोलो? ग्रीन, ग्रीन कलर। उसको ऐसे खट करके काटते हैं, ऊपर स्ट्रॉ डालते हैं और फिर पीते हैं। बेटा दैट इज योर फ्रेश कोकोनट।
नो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बेटा, ड्राइड कोकोनट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ड्राइड कोकोनट। तो व्हाट इज ड्राइड कोकोनट, मैं समझाता हूं बेटा। ड्राइड कोकोनट इज वेरी सिंपल, ब्राउन इन कलर, जटाधारी, जटाएं होती है बेटा, जटाएं, मोटी मोटी जटाएं होती है, इनको ऐसे पकड़ पकड़ के खींच के तोड़ना पड़ता है, फिर अंदर से वो छोटा सा नारियल निकलता है, दैट इज योर ड्राइड कोकोनट, दैट इज योर ड्राइड कोकोनट। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ कोकोनट बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कोकोनट इज डेसिकेटेड कोकोनट। बोलो हाँ के ना, हाँ सर, डेसिकेटेड कोकोनट, दिस इज फ्रेश एंड ड्राइड कोकोनट। ओके, yes sir, okay but what is desiccated coconut? Sir, desiccated coconut is very dry, so it comes into the category of dry fruits, it comes into the category of better dry fruits, and therefore it is taxable. Oh, and therefore it is taxable beta, but this is not taxable, this is not taxable. GST is not levied in case of fresh or dried coconut, but GST is levied in case of desiccated coconuts. बोले समझ में आया क्या बेटा? ये जितना भी ज्ञान है ना, ये जितना भी ज्ञान है, ये सब रेट नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सीए जो स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, सीए कोर्स के अंदर हमारे पास ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता। रेट नोटिफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, स्पेशली ऑफ गुड्स, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। बट सीएमए के अंदर क्योंकि ये दे रखा है, तो मैंने सोचा आपको मैं समझा दूं। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? हाँ सर। और सारे बच्चे मुझे बताएंगे रेट नोटिफिकेशन नंबर कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि रेट नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। मेरा जो वीडियो है बेटा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस टू कोट इन एग्जाम, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको एग्जाम में कोट करने चाहिए, उसकी एक लिस्ट बना के मैंने आपको दे रखी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर है, जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे 12/2017 में आपको हमेशा बोलता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कुछ मेरे हिसाब से 6 या 7 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको वहां पर बताए हैं। उस वीडियो में मैंने रेट नोटिफिकेशन का नंबर भी बताया है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि रेट नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है, जहां पर सारे के सारे गुड्स की क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, गुड्स की रेट, ठीक है? हाँ सर। तो बेटा आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, कोकोनट अगर कौन सा ड्राइड या फिर फ्रेश, दोनों ही केसेस में जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर बेटा डेसिकेटेड है तो वहां पर जीएसटी लगेगा। समझ में आया? हाँ सर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर और आंसर पर, ठीक है? हाँ, अब देखो क्वेश्चन है, डज सेल ऑफ राइस अनब्रांडेड ऑन अकाउंट एग्जेम्प्टेड सप्लाई? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, बिकॉज इट इज अनब्रांडेड। देखो बेटा कहां दे रखा है बताओ, सीरियल नंबर 1 क्या टिक कर रखा है अपन ने, क्रॉस मींस अनब्रांडेड। पक्का सर। तो यस, इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। मूविंग ऑन फर्दर, अगला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, द सेल ऑफ ड्राइड कोकोनट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई? यस, ड्राइड कोकोनट की सप्लाई भी बेटा आपके यहां पर कौन सी सप्लाई होती है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है। आगे चलें सर, आगे चलो। सेल स्टेट द क्वांटम ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई बेटा, कैलकुलेटर जिंदाबाद, आ जाओ फटाफट से, कैलकुलेटर जिंदाबाद। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का क्वांटम पूछना बेटा। सीरियल नंबर 1 एग्जेम्प्टेड है 18 लैक्स, देन बेटा सीरियल नंबर 5 ऐड कर दो, दैट इज 5 लैक्स, देन योर सीरियल नंबर 6 दैट इज 25 लैक्स, एंड बेटा देन योर सीरियल नंबर 7 दैट इज 5 लैक्स, 53 लैक्स। बोलो कितना, 53 लाख, कितना बेटा 53 लैक्स। करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 53 लैक्स। आगे चलें, आगे चलो सर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेट द क्वांटम ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। बेटा टैक्सेबल सप्लाई कितना होगा बताओ मुझे। टैक्सेबल सप्लाई होगा आपका सीरियल नंबर 2 5, सीरियल नंबर 3 दैट इज 2.5, उसके बाद आएगा बेटा आपके पास में सीरियल नंबर 4 दैट इज 1, एंड देन आएगा सीरियल नंबर 8 दैट इज 3, 11.5। तो 11.5 विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सर अच्छे बच्चे बताओगे? हाँ सर, ये रहा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज अगेन करेक्ट, ठीक है? हाँ सर। अभी आगे चलें, हाँ सर अभी आगे चलते हैं। अब आ रहा है बेटा आपके पास में क्या, बोलो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई से है, जहां पर बहुत सारी डेट दे रखी हो, डेट। जिस भी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डेट दे रखी है वो 99% कहां से आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर से आएगा। और बेटा यहां पर क्योंकि मुझे दिख रहा है ये गुड्स की बात कर रहा है, तो फटाफट से मैं आपको पहले प्रोविजन रिवाइज करा देता हूं, ठीक है? तो पहले अपन प्रोविजन रिवाइज कर लेते हैं। बेटा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स बताओ क्या होता है? सारे अच्छे बच्चे बताएंगे मेरे को, फटाफट से बताओ बेटा। एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं सेक्शन, बताओ पहले सेक्शन बताओ, सेक्शन नंबर 42,
सेक्शन नंबर 40, पागल हो गए क्या? 42 क्या बोल रहे हो सर? हमने थोड़ा ना बोला, आपने बोला। अरे मैंने कहाँ बोला? सेक्शन नंबर 42 नहीं बेटा, सेक्शन नंबर 12। बोलो कौन सा? सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, हाँ सर। तो गुड्स के केस में बेटा दो चीजें होती है, इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। याद करो, इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या बेटा? हुआ ऐसा कि गवर्नमेंट लेकर आई बेटा नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, और गवर्नमेंट ने बोला हम पेमेंट पर, पेमेंट अगर अर्लियर होता है तो पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो जो नियम था बेटा, वो नियम तो था विच एवर इज अर्लियर का। नियम क्या था? विच एवर इज अर्लियर का। लेकिन बाद में लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, एडवांस पे जीएसटी मत लगाओ। गुड्स के केस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस के केस में, गुड्स के केस में वैट था बेटा, वैट वैट। और इसलिए उन्होंने कहा साहब पुरानी आदत पड़ी हुई थी, तो पुरानी आदत पड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा साहब ये हटाओ, एडवांस से जीएसटी हटाओ, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आ गई बेटा 66/2017, और गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है साहब आप मत दो, जीएसटी मत दो। तो उन्होंने हटा दिया, पेमेंट से हटा दिया। तो क्या बच गया? ओनली इनवॉइस। बोलो क्या बच गया बेटा मेरे? इनवॉइस बच गया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्या जीएसटी गुड्स के केस में एडवांस पे लगेगा? नहीं लगेगा। गुड्स के केस में अगर आपके पास में एडवांस आया, सर एडवांस का क्या मतलब होता है? अरे बेटा एडवांस नहीं जानते? आपको कार खरीदनी है, यू वांट टू बाय अ कार, कार का प्राइस है बेटा फॉर लाइक 10 लाख रुपीज। कितना? 10 लाख रुपीज। अभी आपने बोला कि एक काम करता हूं मैं, मुझे खरीदनी है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को। कब खरीदनी है बोलो? 10 अक्टूबर को। मैं आपको 5 तारीख को यानी कि 5th ऑफ अक्टूबर को क्या दे देता हूं बेटा? 2 लाख रुपीज का एडवांस दे देता हूं। इसको बोलते हैं एडवांस। दिस इज एडवांस, दिस इज एडवांस। तो क्या 2 तारीख को जो आपने एडवांस दिया, क्या इस पर जीएसटी लाइबिलिटी आएगी? द आंसर इज नो, इस पर जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगी। जीएसटी लाइबिलिटी कंप्लीट 10 लाख पर आएगी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, हाँ सर। तो बेटा लोगों ने क्या बोला? लोगों ने बोला अच्छा ऐसी बात है, इनवॉइस पे जीएसटी लगाओगे? लोगों ने क्या बोला कि अच्छा ऐसी बात है, इनवॉइस पर जीएसटी लगाओगे? तो लोगों ने कहा हम इनवॉइस ही नहीं बनाएंगे, नहीं बनाते इनवॉइस, जाओ। अरे नहीं बनानी साहब, पकड़ लोगे, मारोगे, मारो, नहीं बनाएंगे इनवॉइस। भाई जीएसटी बचाना है, जीएसटी की चोरी करनी है, तो हम इनवॉइस, क्योंकि आपने भैया टाइम ऑफ सप्लाई क्या रखा? इनवॉइस, कि इनवॉइस बनाओगे तो जीएसटी लगेगा। तो डेट ऑफ इनवॉइस हम देंगे ही नहीं, बिकॉज हम इनवॉइस बनाएंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम होशियार तो हम 1.5 होशियार। गवर्नमेंट ने बोला हम टाइम प्रेस्क्राइब कर देंगे कि इतने दिन के अंदर इनवॉइस बनानी ही पड़ेगी, और अगर नहीं बनाई तो माना जाएगा कि इनवॉइस बन गई, डीम्ड मान लेंगे। बोलो हाँ के ना? हाँ। तो बेटा क्या दे दिया? टाइम लिमिट दे दी, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। क्या दे दी बोलो? टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। बोलो हाँ के ना? टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस क्या दे दी? बोलो टाइम लिमिट आपको दे दी। और सर टाइम लिमिट दे दी बेटा किसकी? टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं बेटा। किसकी? गुड्स की। तो गुड्स के केस में जो टाइम लिमिट होती है इनवॉइस को इशू करने की, वो क्या होती है बताओगे मुझे सारे बच्चे? हाँ सर। पहले बताओ सेक्शन कहाँ होती है? सबसे पहले सेक्शन बेटा, मेरी क्लास में अगर बैठोगे तो सेक्शन याद होने चाहिए। पहले सेक्शन की बात करते हैं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो सेक्शन आता है बेटा आपका कौन सा? सेक्शन नंबर 31, सब सेक्शन नंबर 1। तो इस सेक्शन के अंदर आपको क्या दे रखी है? टाइम लिमिट दे रखी है बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई की बात जब करी थी तो मैंने किस में करी थी? सेक्शन नंबर 12 में करी थी। देखो सेक्शन नंबर 12 में करी थी। लेकिन अभी मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं इश्यू ऑफ इनवॉइस की टाइम लिमिट की बात कर रहा हूं। भाई आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। पहले बात क्या हुई? पहले बात यह हुई कि साहब कि टैक्स देना है। टैक्स कब देना है? या तो इनवॉइस पर या फिर पेमेंट पर, जो भी पहले हो। पेमेंट पहले कर दोगे तो पहले पेमेंट पे जीएसटी लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं साहब, 66/2017, 66/2017 पेमेंट पे नहीं लगेगा, पेमेंट पे नहीं लगेगा, पेमेंट को हटा दिया, सिर्फ इनवॉइस पर लगेगा। हमने कहा ठीक है साहब, कंप्लीट इनवॉइस ही नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो हम मान लेंगे कि जिस तारीख को बननी चाहिए थी उस तारीख को बन गई, अब तुम्हारी इच्छा, हम तो उस तारीख पे बनी हुई मान लेंगे और टैक्स लगा देंगे। तो आपको झक मार के बनानी पड़ेगी, और वो टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने दे दी बेटा, बड़ी सिंपल है। और मैं गुड्स के केस में बात कर रहा हूं बेटा ना, ये ध्यान रखना,
मैं किसकी केस में बात कर रहा हूँ? गुड्स की केस में। तो वो लिमिट गवर्नमेंट ने क्या दे दी? डिलीवरी ऑन और बिफोर। चलो मैं अच्छे से लिख पाता हूं, ऑन और बिफोर। ऑन और बिफोर मतलब बेटा इससे इस दिन या इस दिन से पहले। सर कौन सा दिन? बेटा ऑन और बिफोर डिलीवरी और रिमूवल। क्या बोला? DELIVERY, डिलीवरी और रिमूवल। डिलीवरी और रिमूवल, बोलो हाँ कि ना? ऑन और बिफोर डिलीवरी और रिमूवल, यानी गुड्स को बेटा डिलीवर करने से पहले, यानी कि भेजने से पहले या देने से पहले। क्या बोला? भेजने से पहले या देने से पहले, या भेजते वक्त या देते वक्त, ऑन और बिफोर आपको इनवॉइस बना देनी है। यानी बेटा गुड्स अगर मेरे पास से निकला तो निकलते वक्त मेरे को क्या बना देनी है? इनवॉइस बना देनी है, या निकलने से पहले इनवॉइस बना देनी है। ये इनवॉइस के लिए क्या दे दी? टाइम लिमिट दे दी। समझ में आ गया? हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स मेरे को दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स क्या दे रखा है? 4 जनवरी 4 जनवरी 4 जनवरी। मेरे को सारे अच्छे बच्चे बताएंगे दोस्त, इनके रेस्पेक्ट में इनवॉइस कब बन जानी चाहिए। अभी अभी समझा के आया मैं आपको कि इनवॉइस बनने का टाइम गुड्स के निकलने वाले टाइम से पहले, या गुड्स जिस तारीख को निकला उस तारीख को इनवॉइस बन जाना चाहिए। यानी कि बेटा 4 इसके रेस्पेक्ट में भी 4/1 को इनवॉइस बन जाना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में भी 4/1 को इनवॉइस बन जाना चाहिए, और इसके रेस्पेक्ट में बेटा 4/1 को इनवॉइस बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4/1 वो तारीख है, 4 जनवरी वो तारीख है जिस तारीख को गुड्स क्या हो गया? रिमूव। और रिमूव होने से पहले या रिमूव होने वाले दिन आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो या तो 4 जनवरी को इनवॉइस बन जाना चाहिए, या 4 जनवरी से पहले आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। अब सारे बच्चे बताओ मेरे को, डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस भी क्वेश्चन में दे रखा है। देखो बेटा कितनी तारीख को बनी? 4 तारीख को बन गई, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, देर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज 4 तारीख को बन गई। उसके बाद आता है बेटा 5 तारीख। क्या आती है? 5 तारीख। ये गड़बड़ हो गई बेटा, यहां गड़बड़ हो गई, यहां आप क्या हो गए? यहां बेटा लेट हो गए, हियर यू बिकम लेट। बनानी 4 को थी, बनी 5 को, तो मानी जाएगी कि 4 को ही बनी, मानी जाएगी कि 4 को ही बनी, 4 जनवरी को ही बनी। और बेटा लास्ट केस 4 को बन गई तो कोई दिक्कत की यहां पर भी बात नहीं है। ठीक है? हाँ सर, यहां पर भी कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। पक्का? पक्का सर। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस 1 नंबर 1। तो केस नंबर 1 में टाइम ऑफ सप्लाई बेटा आपके अभी भी बताया मैंने। सर ये आपने देखा ही नहीं सर, ये पेमेंट वाला तो बेटा मैंने बताया ना, पेमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि 66/2017 ने पेमेंट का झंझट ही खत्म कर दिया। इनवॉइस पर ही जीएसटी लगकर चलेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस नंबर 1 आपका हो जाएगा बेटा 4/1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटा आपका हो जाएगा 4/1, अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन केस नंबर 2 में। और फिर आता है बेटा केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 के अंदर भी आपके पास में 4/1 ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपने डिले कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो यही कहती है साहब कि आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो टाइम लिमिट जो दे रखी है उस टाइम लिमिट में इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो हम वही टाइम लिमिट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। वही टाइम लिमिट बेटा आपकी क्या बना देंगे, बोलो टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। ठीक है? हाँ सर, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? यस। 2 चीजें डिस्कस करी अपन ने यहाँ पर, एक तो टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस करा, और दूसरा टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स डिस्कस करा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर अच्छे से समझ में आता है, अगर ये सब जो मैं पढ़ाता हूं ये अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बता भी दिया करो भाई, कमेंट करके बता दिया करो, थोड़ी खुशी मुझे भी हो जाए कि हाँ बच्चों को प्यारा लगा, अच्छा लगा। ठीक है? तो कमेंट करना मत भूलना बेटा, कमेंट करके जरूर बताना। आ जाओ फटाफट से पढ़ाई करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे बेटा, आर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आर लिमिटेड बेटा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। डेट ऑफ इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्या दे रखा है? डेट ऑफ इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट मशीनरी को प्यार से क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। बोलो प्यार से क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। ओके। 1 नवंबर 2019, 1 नवंबर 2019। और बेटा लाइफ ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है? 5 ईयर्स। कितनी दे रखी है? बोलो 5 ईयर्स। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है बेटा, और जीएसटी का रेट है 18%, तो जीएसटी कितना हो गया? 3,60,000। उसके बाद आता है बेटा डेट ऑफ सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओ माय गॉड, आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, क्यों? क्योंकि वो ऑब्सोलेंस, बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई, बूढ़ी बूढ़ी क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी साहब उम्र निकल गई उसकी,
उम्र निकल गई, तो क्या कर दिया, उसको बेच दिया बेटा 10 जनवरी 2021 को, बोलो 10th ऑफ जनवरी 2021। उसके बाद बेटा कितने में बेचा, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख में बेच दिया, बोलो 12 लाख में बेच दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, मैं बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। नहीं समझ रखा है तो वापस समझ लेना, और अगर समझा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन सुनना अच्छे से। तो सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से, हर जगह से आपका ध्यान हट जाना चाहिए, और अब आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है सर, हाँ ये है बेटा आपकी प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, दिस इज योर प्लांट एंड मशीनरी, मान लो ये आपकी प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, कुछ इसके अंदर मशीन वशीन लगी हुई है ऐसे। ठीक है, ये कुछ आपकी प्लांट एंड मशीनरी है। ओके सर, बेटा इसको आप खरीद के लेकर आए, क्या लेकर आए, खरीद के लेकर आए, और फिर आपने क्या करा, इसको आगे बेच दिया, आगे बेच दिया। मेरी बात को ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि मैं बताता हूं कि बेटा जब भी आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेकर आते हो, यानी कि अगर मैं बोलूं कैपिटल गुड्स, क्या बोलूं, कैपिटल गुड्स, तो बेटा कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में आप जब खरीद के लेकर आते हो तो आपने टैक्स का पेमेंट किया होता है, और उसका आपको गवर्नमेंट क्या देती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट देती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो भी टैक्स आपने पे किया होता है, चाहे वो इनपुट पर हो, चाहे वो इनपुट सर्विस पर हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स पर हो, उसका क्रेडिट आपको मिलता है। क्या मिलता है, क्रेडिट आपको मिलता है, जिसको अपन आईटीसी बोलते हैं प्यार से। लेकिन बेटा क्रेडिट जो मिलता है वो सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 1, क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर बोलो कौन सा लगता है, अरे बोलो बोलो सर, सेक्शन लगता है आपका 16 और सब सेक्शन लगता है 1, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। और बेटा ये क्या बोलता है पता है आपको, ये बोलता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेकर आए हो, इसे आपको बिजनेस में यूज करना है। क्या करना है, बिजनेस में यूज, या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करना। आप अच्छे से जानते हो कि आईटीसी विल बी अवेलेबल ओनली यू विल यूज, ओनली व्हेन यू विल यूज द कैपिटल गुड्स इन योर बिजनेस। तो गवर्नमेंट बोलती है कि साहब हम आपको कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। सर कंडीशन क्या है, कि आपको उसको बिजनेस में यूज करना है। वादा करो कि जिस पर्पस के लिए खरीद के लेकर आए हो, उस पर्पस में उसका इस्तेमाल करोगे तो हम आपको क्रेडिट देंगे। यानी कि इसको आपको इन दी बिजनेस, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ हमने प्रॉमिस कर दिया, हमने कहा यस वी आर प्रॉमिस, हम बिल्कुल इसको बिजनेस में यूज करेंगे। बेटा अपन ने क्या करा, ये प्रॉमिस करके पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। और क्रेडिट कितना था, 3,60,000 का, देख सकते हो आप क्वेश्चन में बेटा 3,60,000। तो 3,60,000 का क्रेडिट मैंने ले लिया, और मैंने बोला साहब फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, बिकॉज लाइफ कितनी बताई थी क्वेश्चन के अंदर, 5 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स आई एम गोइंग टू यूज इट इन माई बिजनेस, मैं इसको अपने बिजनेस में यूज करूंगा। बोलो कोई तकलीफ है क्या यहां तक, नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बोल के बताई यहां पर। ठीक है, हाँ सर, बट बेटा मैंने ऐसा वादा किया था, क्या मैंने वादा निभाया, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, क्या मैंने वादा निभाया, मैंने वादा नहीं निभाया, मैंने वादा तोड़ दिया। और मैंने वादा तोड़ दिया बेटा 10 तारीख को, बोलो किस तारीख, कितनी तारीख को, 10 तारीख को, 10 जनवरी 2021 को मैंने ये वादा तोड़ दिया, क्योंकि मैंने उस मशीन को बिजनेस में यूज नहीं करा। पूरे 5 साल उसको मैंने अपने बिजनेस में यूज नहीं करा बेटा, मैंने उसे बेच दिया, मैंने उसे बेच दिया मेरे दोस्त। कितने में बेच दिया सर, 12 लाख रुपए में मैंने उसको बेच दिया, गवर्नमेंट से वादा तोड़ दिया। और इसी बात पे गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था कि 5 साल तक बिजनेस में यूज करोगे, तुमने बेच दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमने कहा ठीक है, क्या कर लोगे, बोलो क्या करना है, बोले क्रेडिट वापस करो, क्रेडिट वापस करो। हमने कहा ले लो, कितना लोगे, पूरा तो नहीं ले सकते ना, थोड़ा तो हमने यूज करा, थोड़ा वादा तो निभाया, पूरा वादा तो नहीं तोड़ा। 5 साल में से थोड़े पीरियड तक तो हमने यूज करा, यूज, हाँ क्या ना, हाँ सर। तो जितने पीरियड के लिए हमने यूज नहीं करा, उतने पीरियड का क्रेडिट आप हमसे वापस से छीन लो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम बताते हैं 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देर ऑफ, यानी आधा क्वार्टर भी यूज करा तो पूरा माना जाएगा, पार्ट देर ऑफ, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देर ऑफ, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी। तो हमने कहा ठीक है, कोई हम डरते थोड़ी ना है, हम नहीं डरते, ठीक है ओके। लाइफ कितनी थी, लाइफ थी बेटा कितनी, 5 ईयर्स। हमने कितना यूज करा वो बताएगा मुझे,
हमने कितना यूज करा बेटा, देखो कब से कब तक यूज करा आपने, आपने इसको यूज करा बेटा 1/11/2019 से टू 10 जनवरी 2021। कितना टाइम हुआ बताओ मुझे बेटा, टाइम हुआ 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने, 1 ईयर 2 मंथ्स। पार्ट देर ऑफ को भी कवर करना है ना, हाँ सर। तो बेटा 1 ईयर प्लस 2 मंथ्स, अभी 2 मंथ्स मतलब कि पार्ट, और पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट थिंग, क्योंकि अभी देखा ना, देखो क्या लिखा मैंने, अभी अभी पता है आपको, अभी भी मैंने लिखा 5% पर क्वार्टर और पार्ट देर ऑफ, मतलब पार्ट को भी कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि 2 मंथ्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 क्वार्टर। हाँ क्या ना, हाँ। और बेटा 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर, प्लस कर दो तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए बेटा, 5 क्वार्टर, 5 क्वार्टर्स। और रेट कितना है, रेट है 5% पर क्वार्टर, और टोटल क्वार्टर कितने हो गए बोलो 5, और 5 5 जा 25, 5 × 5 कितना होता है बोलो, 5% × 5 क्वार्टर, क्योंकि इतने क्वार्टर के लिए अपन ने यूज करा, यूज। तो बेटा 25% यूसेज में कर चुका हूं, 25% इस्तेमाल मशीन का मैंने करा, तो 25% आईटीसी पर मेरा हक है, वो आप मेरे से वापस नहीं छीन सकते। आप मेरे से कितना छीन सकते हो बताओ, 75%, क्योंकि 75% मशीन की लाइफ मैंने यूज नहीं करी, मैंने उसे बेच दिया। 75% लाइफ इज नॉट यूज्ड इन द बिजनेस, एंड देयरफॉर 75% प्रपोर्शनेट क्रेडिट, प्रपोर्शनेट टू द लाइफ, जितना क्रेडिट आप मेरे से वापस ले सकते हो, आप मेरे से वापस ले सकते हो। तो गवर्नमेंट कितना क्रेडिट आपसे वापस छीने लेगी, यानी रिडक्शन इन क्रेडिट। बेटा रिडक्शन इन क्रेडिट बताओ, रिडक्शन इन क्रेडिट, रिडक्शन इन क्रेडिट विल बी 75%, और 75% बोलो किसका, 3,60,000, बिकॉज तो बेटा क्रेडिट कितना लिया था आपने, याद करो, आपने क्रेडिट लिया था 3,60,000, इसलिए बेटा 3,60,000 का मैं क्या कर दूंगा बोलो, 75% आपसे छीने लूंगा, गवर्नमेंट आपसे छीने लेगी। ओके 3,60,000 का बेटा 75%, दैट इज 2,70,000। अरे बोलो बोलो कितना, 2,70,000। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर, नो प्रॉब्लम। आई होप इट इज ऑल द वे क्लियर। यस सर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर गवर्नमेंट को पता चला, क्या पता चला कि अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुको 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 रुको, आप तो इसे आगे बेच भी रहे हो, आप तो आगे इसे सप्लाई कर रहे हो। अरे वाह, आप तो इसे आगे क्या कर रहे हो, सप्लाई। कितने में? तो पता चला साहब आगे बेच रहे हैं 12 लाख में। बोलो कितने में, 12 लाख में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अरे टैक्स तो इस 12 लाख पे भी मिलेगा, क्योंकि सप्लाई हो रही है, तो यहां पर भी जीएसटी लगेगा, यानी यहां से भी जीएसटी मिलेगा। कितना मिलेगा साहब? तो हमने कहा ठीक है 18% रेट है ना, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,16,000 कितना मिलेगा बेटा, 2,16,000, दिस इज द जीएसटी अमाउंट। तो गवर्नमेंट ने देखा साहब इधर से मिल रहा है 216, इधर से मिल रहा है 270, इधर कितना मिल रहा है 2,70,000, और उधर कितना मिल रहा है 2,16,000। ये देखो ये है 2,16,000, और ये है बेटा 2,70,000। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो गवर्नमेंट ने देखा साहब कौन सा ले दोनों में से, 270 ले या 216 ले, 270 ले या 216 ले। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं, कभी ये ज्यादा आ सकता है और कभी ये ज्यादा आ सकता है। तो गवर्नमेंट होशियार है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो हम कर देते हैं ये और ये, विच एवर इज, अरे बोलो मेरे साथ, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। गवर्नमेंट ने बेटा ये प्रोविजन बना दिया कि या तो इधर से छीन लो, या तो बेटा क्रेडिट छीन लो, लेकिन अगर आगे सप्लाई हो रही है और आगे आउटपुट लाइबिलिटी आ रही है तो वो पकड़ लो, दोनों में से जो भी हायर हो उसे पकड़ लो और वो उससे ले लो। ये कानून बनाकर गवर्नमेंट ने बेटा लिख दिया। कहां लिख दिया सर? ये लिख दिया इन्होंने सेक्शन नंबर, बोलो क्या, 16, सब सेक्शन नंबर बोलो, सेक्शन नंबर 18। चेक कर रहा था आपको याद है कि नहीं है, ये देखो याद आया? हाँ सर, टन 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 टन।
सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 6 की आपके सामने हो रही है एंट्री। ये था बेटा सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 6 जो मैंने आपको यहां पर समझा दिया और आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। लॉजिकली रटना नहीं है, रटना नहीं है, वी डू नॉट हैव टू क्रैम्प, वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पर हमने लाइफ बेसिस पर समझा बेटा, यहां पर हमने उसे लाइफ बेसिस पर, लाइफ के कॉन्सेप्ट पर समझा। और यहां पर हमने समझा कि साहब आउटवर्ड सप्लाई हो रही है तो वैसे भी जीएसटी लगेगा, तो वैसे भी जीएसटी लगेगा यहां पर भी। नो गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, दोनों में से एक जगह पे ही तो जीएसटी आपसे ले सकती है ना, दोनों जगह आपसे जीएसटी नहीं ले सकती गवर्नमेंट। ईदर दे विल यूज जीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई और ऑन द इनवर्ड सप्लाई। बिकॉज अगर अगर 2,06,000 लेगी, अगर ये वाला लेगी, तो आप ऑटोमेटिकली इसे पे करने के लिए क्रेडिट का यूज करोगे, तो क्रेडिट आपके अपने आप खत्म हो जाएगी, प्रोपोर्शनल क्रेडिट आपके अपने आप खत्म हो जाएगी। बोलो हाँ क्या ना। और बेटा यहां पर भी सोचो आप, अगर आप 270 को आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, विच एवर इज हायर को, मैं तो कहता हूं साहब विच एवर इज हायर, यहां पर हायर कौन सा है 2,70,000, तो विच एवर इज हायर को क्या कर देंगे बेटा, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। बोलो हाँ क्या ना। तो यहां पर विच एवर इज हायर कौन सा है 2,70,000, तो 2,70,000 आपका ऐड हो जाएगा। हाँ, अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में 2,70,000 ऐड हो गया, आपके पास में क्रेडिट पड़ा कितना है बेटा, जितना भी क्रेडिट पड़ा है 270 के एक्सटेंड तक तो वो क्रेडिट आपको यूज करना पड़ेगा ना उसके पे करने के लिए, सेट ऑफ। तो यहां पर आप आईटीसी सेट ऑफ कराओगे तो आईटीसी अपने आप कम हो गया ना उतने एक्सटेंड तक, समझ में आया। हाँ, और हायर लेंगे तो ये आएगा, अगर ये आता है हायर, अगर 216 हायर आता है, अगर ये हायर आता है तो ऑटोमेटिक इसका पेमेंट करने में 2,16,000 का पेमेंट करने में ऑटोमेटिक क्रेडिट यूज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली द क्रेडिट विल गेट यूज्ड। तो बात तो वही हो गई। ये सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 6 का पार्ट गवर्नमेंट ने से बना दिया। बोलो हाँ के ना। और ये इसी के साथ बेटा एक रूल और आपको रीड करना पड़ता है, दैट इज रूल नंबर 40 सब रूल नंबर 2, जहां पर 5% पर क्वार्टर और पार्ट देर ऑफ वाली बात कर रखी है। रूल 40 सब रूल नंबर 2। अब मुझे बताओ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। बोलो फटाफट से बेटा, इसको आप एक काम करो, नोट डाउन कर लो, मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आज बेटा उतार लिया आपने? हाँ सर हमने उतार लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। वापस आ जाऊं? हाँ सर वापस आ जाओ, चले? हाँ सर चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस बेटा। अब फटाफट से अपन क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है स्टेट द रेट ऑफ रिडक्शन, स्टेट द रेट ऑफ रिडक्शन इन आईटीसी अवेल्ड बाय आर लिमिटेड। तो आर लिमिटेड ने जो आईटीसी अवेल करा है बेटा, उसके रेस्पेक्ट में अपन को बताना है रेट ऑफ रिडक्शन। तो अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया था बेटा, रेट ऑफ रिडक्शन इज 75%। तो कितना रिडक्शन, रेट के अंदर कितना रिडक्शन मुझे करना पड़ेगा, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, वो है 75%। ये रहा बेटा, दिख रहा है आपको? हाँ सर ये रहा, देखो मैं बताऊँ, ये रहा 75%। ओके ओके सर। तो बेटा 75% ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या? ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखा, ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखा बेटा। करेक्शन रिक्वायर्ड है, आप एक काम करो 25 को कर लो 75। यहां पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि बेटा वो रिडक्शन पूछ रहे हैं, रिडक्शन कम कितना करना है, कम तो 75% ही करना है, ठीक है। तो देयर इज अ करेक्शन बेटा, ऑप्शन नंबर बी, इट इज नीड टू बी 75%। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करो बेटा। स्टेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन इन आईटीसी। तो बेटा आईटीसी की रिडक्शन पे कितना आईटीसी पे करना है 2,70,000, क्योंकि अपन ने देखा था विच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा था बेटा दोनों में से, 216 हायर था या फिर 270 हायर था, 270 हायर था। तो 270 बेटा अपने यहां पर पे करके चलेंगे, यानी कि रिडक्शन जो होगा वो कितने का होगा 270 का। करेक्ट ऑप्शन इज 270। बोलो हाँ क्या ना। हाँ सर। उसके बाद पूछ रहा है बेटा स्टेट द अमाउंट टू बी पेड एज पर 18(6) बेटा 270, यानी कि बेटा ये अलग चीज है, ये रिडक्शन की बात कर रहा है। ये जो है ना, मैं समझाता हूं आपको, ये दो क्वेश्चन इसने अलग अलग पूछे हैं। यहां बात कर रहा है रिडक्शन, आईटीसी रिडक्शन की, यानी सिर्फ इसकी 270 की, विच एवर इज हायर की नहीं, सिर्फ 270 की, इसकी 2,70,000। और आप खुद देखो बेटा, अगर ये यहां पर 270 बोल रहा है, जब इसने यहां पर 270 दे रखा है, तो फिर यहां पर 25 देने का क्या पर्पज है बेटा? यहां तो 75 ही होगा ना, क्योंकि यहां पर भी रिडक्शन की बात कर रहा है। देखो यहां पर भी ये देखो दिख रहा है आपको, यहां पर भी किसकी बात कर रहा है, ये रिडक्शन की बात कर रहा है।
और अगर ये यहाँ पर भी रिडक्शन की बात कर रहा है और ये यहाँ पर भी रिडक्शन की बात कर रहा है, देखो रिडक्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 270 दे रखा है तो 270 तो कब आएगा? 270 तो तभी आएगा जब आप कितना कैलकुलेट करोगे, बोलो? जब आप बेटा 75% कैलकुलेट करोगे। जब आप 75% कैलकुलेट करोगे तभी निकल कर क्या आएगा? 270 निकल कर आएगा। ठीक है, हाँ सर। अब आगे चलो। अब बेटा ये जो 18,600 की बात कर रहा है ना, ये कर रहा है विच एवर इज हायर, ये कर रहा है 2,16,000 और 2,70,000, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। पक्का? हाँ सर। ये बात कर रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर, वहां पर 270 ही आंसर निकल कर आएगा। बेटा ध्यान रखना, ये 270 जो निकला ना, ये वाला आंसर, ये जो 270 है, ये 270 विच एवर इज हायर वाला नहीं है, ये तो सिर्फ ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला, ये 270 वाला है। पक्का? हाँ सर। ये सिर्फ आईटीसी की बात करी है इसने, सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? आईटीसी के रेस्पेक्ट में, इसलिए अपन ने आंसर 270 बताया। लेकिन अगर हायर की बात करेंगे, विच एवर इज हायर की, तो वो बेटा 18,600 में लिखा हुआ है, तो वो हायर अपना कितना रहा? बाय डिफॉल्ट 270 ही आ रहा है। आगे चलें अब तो? हाँ सर, अब तो आगे चलते हैं। आगे चलें बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जून। बेटा जून महीने की, बोलो कौन से महीने की? जून महीने की मुझे क्या दे रखी है? आईटीसी दे रखी है एसजीएसटी की। ठीक है, हाँ सर। बेटा सीजीएसटी की मुझे जून महीने की डिटेल्स दे रखी है, आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टेट द क्वांटम ऑफ एसजीएसटी पेबल विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। बेटा सबसे पहले एसजीएसटी का इस्तेमाल किसके लिए करूंगा? एसजीएसटी के लिए करूंगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। एसजीएसटी का आउटपुट लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 30,000। ठीक है, और बेटा क्रेडिट कितना है? 2 लाख। तो ये पूछ रहा है कि साहब कितना क्वांटम ऑफ एसजीएसटी पेबल सेट ऑफ एडजस्ट हो जाएगा आईटीसी के अगेंस्ट, पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा आईटीसी है बेटा। सोचो मेरे को पे कितना करना है? सिर्फ 30,000, और मेरे पास पड़ा कितना है? 2 लाख। तो मैं 30,000 पूरा का पूरा बेटा पे कर सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चेक करें। हाँ सर, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये वही क्वेश्चन है बेटा, और वो पूछ रहा है स्टेट द क्वांटम ऑफ आईजीएसटी पेबल विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। अब मेरी बात को सुनो बेटा, आईजीएसटी पेबल है कितना पहले ये बताओ? ये है आपका 96,000। हाँ, और बेटा 2 लाख में से अगर मैं 30,000 यूज कर भी चुका हूं तो भी मेरे पास कितना बचा हुआ है बेटा? 1,70,000 बचा हुआ है। और मेरे को चाहिए कितना? मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेटा 96,000। तो क्या मैं पूरा का पूरा सेट ऑफ करा सकता हूँ क्या? पूरा का पूरा सेट ऑफ में यहां पर भी करा सकता हूं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 96,000। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है साहब अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पेबल एडजस्टेड अगेंस्ट द आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, सीजीएसटी पेबल एडजस्टेड अगेंस्ट द आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। तो मेरे भाई आप अच्छे से जानते हो ममता बनर्जी मोदी जी को पैसे नहीं देगी, चाहे जो हो जाए साहब, नहीं देगी। देगी? नहीं देगी। तो इसलिए मेरे दोस्त यहां पर सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। आप जानते हो बेटा एस का सी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, एसजीएसटी का सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा आपका नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव, निल नहीं होगा। निल का मतलब होता है जीरो। जीरो क्या? कर ही नहीं सकते। जीरो नहीं, कर ही नहीं सकते। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, आप कर ही नहीं सकते। और उसके बाद पूछा बेटा आपका कितना क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा? कितना क्रेडिट आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब कि कितना आईटीसी आपका बच जाएगा। तो बेटा मुझे बताओ कितना कितना यूज कर लिया आपने? 96 भी यूज कर लिया और 30 भी यूज कर लिया। तो 30,000 प्लस 96,000 आप यूज कर चुके हो, 1,26,000 आपने यूज कर लिया। और आपके पास में था कितना? 2 लाख। यूज कितना कर लिया? 1,96,000, 1,26,000, 1,26,000। तो बेटा कितना बच गया बताओ मुझे फटाफट से? बच गया साहब 74,000। मेरे सारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे 74,000। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 74,000, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, चलो सर आगे चलो। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। आई होप बेटा आपके लिए स्क्रीन पे रीडेबल है। अगर आपके लिए रीडेबल नहीं है, अगर आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको क्या करूंगा, बोलूंगा कि आप सजेस्ट मैं करूंगा कि आपको मैं ये पीडीएफ फाइल दे दूंगा
डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, कहां पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। हालांकि बेटा इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें मेरा कोई किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है, ठीक है ना, ये प्रॉपरली इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है, इस पे मैं अपना कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। और अगर मैं इसे डाउनलोड करने के लिए दूंगा तो भी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मैं इसे ना तो बेच रहा हूं, ना ही इसे आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बेटा इसे डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड करके जूम करके इसको पढ़ सकते हो। फिलहाल आई होप बेटा अभी दिखाई तो दे रहा होगा आपको, है ना, हाँ, व्यूएबल तो है। तो क्या लिखा हुआ है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। मेसर्स ARK एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पहले पहले तो समझो बॉडी कॉर्पोरेट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। पार्टनरशिप मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, हाँ। कहां पर लोकेटेड है बेटा, चेन्नई में लोकेटेड है। और GTA मतलब कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये है, क्या है बोलो, GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यू हैव बीन गिवन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। बेटा मुझे फाइनेंशियल ईयर 1920 की यहाँ पर डिटेल्स दे रखी हैं। आराम से बेटा एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलेंगे। सबसे पहले इनकम वाला साइड देखते हैं बेटा, रिसिप्ट फ्रॉम GTA सर्विस। बेटा मैंने GTA की सर्विस दी तो मेरे को कितनी रिसिप्ट रिसीव हो गई, 35 लैक्स। और टोल चार्जेस रिसीव्ड कितने बेटा, 2,50,000। बोलो समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। ये मेरी क्या है बेटा, इनकम, क्या है बोलो, इनकम। और बेटा अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। डीजल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है, सैलरी दे रखा है, होल टाइम डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन दे रखा है, नॉन होल टाइम डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन दे रखा है, व्हीकल हायर चार्जेस दे रखे हैं, रेंट दे रखा है, लीगल फीस दे रखी है, टोल चार्जेस पेड दे रखे हैं, और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहां पर मुझे दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं बेटा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 मतलब इस साल के दौरान द कंपनी वॉज रेजिंग टैक्स इनवॉइस ऑन RCM बेसिस। मतलब कि बेटा ये 5% पे अपने आप को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, जहां पर सामने वाले को RCM में टैक्स पे करके चलना पड़ता था, ठीक है, समझ में आया। हाँ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा GTA के केस में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि GTA के केस में बेटा दो टैक्स के रेट एप्लीकेबल होते हैं, एक होता है 5% और एक होता है 12%। एक होता है 5%, एक होता है 12%। बेटा 5% के अंदर क्या होता है कि RCM एप्लीकेबल होता है और आपको पीछे से ITC नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर, ITC आपको नहीं मिलता। लेकिन 12% में क्या होता है बेटा कि फॉरवर्ड चार्ज पेबल होता है। क्या होता है बोलो, फॉरवर्ड चार्ज पेबल होता है, ठीक है। तो इट इज बेटा FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और यहां पर बेटा आगे से आपको ITC, पीछे से आपको ITC मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। ये मॉडल होता है बेटा GTA का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, किसके अंदर, GST के अंदर। ये मॉडल से बेटा काम, इस मॉडल से बेटा काम चलता है। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। अब आगे वो बोल रहा है कि बट द सेड टैक्स अमाउंट्स वर नॉट कलेक्टेड बाय द कंपनी। हाँ ठीक है, वो तो कस्टमर डिपॉजिट करा के चलते हैं RCM बेसिस पर, ये तो अपन को पता है। द कंपनी डिड नॉट अवेल ITC, ये भी अपन को पता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। हाउएवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, आने वाले साल के लिए कंपनी चाहती है साहब, प्लानिंग कर रही है कि वो चेंज करे अपने सिस्टम को, और वो चाहती है कि साहब वो ऑल्टरनेट सिस्टम के अंदर टैक्स पे करना चाहती है, यानी कि 12% में आना चाहती है। मतलब वो चाहती है हम ITC अवेल कर सकें। बट नाउ प्रिज्यूमिंग, नाउ बाय प्रिज्यूमिंग, ये मानते हुए कि जो डेटा 1920 का है अगर वही 2021 में हो, कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन में डेटा किसका दे रखा है, 1920 का। क्वेश्चन बोल रहा है ये मानो कि साहब 1920 का डेटा ही अगर 2021 में होता तो 2021 में क्या होता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 2021 में क्या होता क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। नोट्स में बेटा कुछ दे रखा है आपको, उसके बाद अपन क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नोट नंबर दे रखा है कि एंटायर रिसिप्ट्स फ्रॉम GTA सर्विसेज आर फ्रॉम द कस्टमर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर GST एंड आर नो एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई। किसी प्रकार की कोई भी एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई नहीं की जा रही है, और जितने भी जनों को दिया जा रहा है वो सब के सब रजिस्टर्ड है बेटा। अगला आ रहा है आपके पास में, टोल चार्जेस आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन रीएम्बर्समेंट ऑन एक्चुअल बेसिस बाय प्रोड्यूसिंग दी वाउचर्स। ठीक है साहब, मैं समझाता हूं आपको ये क्या बोल रखा है, ठीक है। हाँ सर। बेटा मुझे सारे बच्चे बताओ कि GTA की गाड़ी है, GTA की गाड़ी है बेटा, व्हीकल है। अब व्हीकल को आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है साहब, यस सर, ठीक है। तो यू कैन जस्ट अज्यूम आउट कि एक व्हीकल है बेटा ये, ठीक है। हाँ साहब, ये आपकी व्हीकल हो गई, ये आपका शीशा हो गया,
है ना। और ये आपका बेटा अंदर गुड्स लोड हो रखा है और ये आपकी विंडोज बनी हुई है। बोलो हाँ क्या ना। हाँ सर, थोड़ी ठीक ठाक बेटा ये बन गई। समझाने का पर्पस क्या है वो देखना आप। ये रोड पर चलती है बेटा, किस पर चलती है बोलो, रोड पर। ROAD, ROAD, रोड। ठीक है सर। और बेटा यहाँ पर होता है टोल नाका। यहाँ पर क्या होता है बोलो, एक टोल नाका होता है। और यहाँ पर बेटा ऐसे एक डंडी होती है ना, हाँ, जो रास्ते को क्या कर देती है बोलो, रोक देती है। रास्ते को क्या कर देती है, रोक देती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है बेटा, टोल देना पड़ता है। बोलो क्या देना पड़ता है, टोल देना पड़ता है। ओके सर। बेटा ये टोल जब आप पे करते हो, ये टोल जब आप पे करते हो, तो गाड़ी चलाने का जो बेनिफिट है, गाड़ी चलाने का जो बेनिफिट है, यानी गाड़ी चलाने की सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर बेटा जो एक्सेस आपको मिला है, क्या मिला है बोलो, जो एक्सेस आपको मिला है, उस एक्सेस का बेनिफिट कौन उठा रहा है, मुझे ये बस इतना सा बता दो कि ये बेनिफिट किसको हुआ। जिन लोगों का गुड्स लोड हो रखा है इस गाड़ी में, क्या बोला मैंने, जिन लोगों का जो रेसिपिएंट्स हैं, जिनको ये जीटीए वाला सर्विस दे रहा है। ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी है जीटीए की। बोलो ये गाड़ी किसकी है बेटा, जीटीए की गाड़ी है। और जीटीए के रेसिपिएंट कौन है, जीटीए के रेसिपिएंट्स सर वो लोग हैं जिनका गुड्स इस गाड़ी में क्या हो रखा है बताओ, इस गाड़ी में लोड हो रखा है, वो है रेसिपिएंट्स। गाड़ी सड़क पे चल रही है, जीटीए वाले ने बेटा टोल का पेमेंट करा, जीटीए वाले ने यहां पर टोल का पेमेंट करा। ये जीटीए ने बेटा किसका पेमेंट करा, टोल का पेमेंट करा। और गाड़ी बेटा इसको आगे ले जाने का एक्सेस मिल गया। बोलो क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो बेनिफिट रिसीव हुआ, गाड़ी चलाने का बेनिफिट, सड़क के ऊपर गाड़ी चलाने का बेनिफिट जो रिसीव हुआ, ये किसको रिसीव हुआ, बस मैं इतना सा पूछ रहा हूं। ये बेटा जीटीए को रिसीव हुआ, मतलब ये जो हमारी प्यारी जीटीए है, इस जीटीए को रिसीव हुआ, या फिर बेटा ये हमारे जो प्यारे रेसिपिएंट हैं, इन रेसिपिएंट्स को रिसीव हुआ। मुझे बस इतना सा जो बच्चा बता देगा साहब, मेरा आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90% प्रॉब्लम मेरी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। अच्छे से सोच के बताना कि ये बेनिफिट, ये सर्विस अवेल किसने करी, अवेल। बोलो बेटा अवेल किसने करी, बेटा इसे अवेल किया है जीटीए ने, इसे अवेल करा है जीटीए ने बेटा, ना कि रेसिपिएंट ने। रेसिपिएंट गाड़ी नहीं चला रहा, रेसिपिएंट ने सर्विस रिसीव नहीं करी है। और आप ये नहीं बोल सकते साहब कि ये सर्विस रेसिपिएंट ने रिसीव करी है। बोलो हाँ कि ना हाँ, रेसिपिएंट के बिहाफ पर ये सर्विस बेटा जीटीए ने रिसीव करी है। इसका बेनिफिट जीटीए को हुआ है, ना कि रेसिपिएंट को। और बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, प्योर एजेंट। आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट, जो कहां दे रखा है बताओ, जो आपको वैल्यूएशन रूल्स में दे रखा है। कहां दे रखा है, वैल्यूएशन रूल्स में। और रूल नंबर बेटा आपका लगता है 33, रूल नंबर लगता है आपका 33, जहां पर आपको प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट दे रखा है। किसका, प्योर एजेंट। बेटा प्योर एजेंट के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। अगर आप जाके ढंग से पढ़ोगे वहां पर रूल नंबर 33 को, तो आपको समझ में आएगी ये बात आपको समझ में आएगी कि कुछ कंडीशन दे रखी है। बोलो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। और उनमें से बेटा एक कंडीशन जो है वो ये है कि जो बेनिफिट होना चाहिए, जो बेनिफिट होना चाहिए ना बेटा, वो होना चाहिए किसको, रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट को, एजेंट को तो बेटा एज एन एजेंट, एज एन एक्सटर्नल पार्टी काम करना चाहिए। मतलब कि अगर बेटा शादी की बात करें तो जो एजेंट है, एजेंट, वो एजेंट क्या लेकर आएगा बोलो, घोड़ी, घोड़ी लेकर आएगा बेटा, घोड़ी। घोड़ी पे कौन बैठेगा, बेनिफिट किसको मिलेगा, दूल्हे राजा को। बेटा घोड़ी लेकर कौन आएगा, प्योर एजेंट। मतलब कि दूल्हे राजा, दूल्हे राजा, जो दूल्हे राजा है, दूल्हे राजा के बिहाफ पर पेमेंट कौन करेगा, एजेंट। और जो पेमेंट एजेंट करेगा बेटा आगे, जो पेमेंट एजेंट करेगा ना घोड़ी वाले को, वो एजेंट करेगा किसके बिहाफ पे करेगा बेटा, दूल्हे राजा के बिहाफ पे करेगा। पैसे कौन देगा बेटा, दूल्हा। दूल्हा पैसे देगा किसको, एजेंट को। एजेंट यही पैसा बेटा आगे किसको देगा बोलो, सप्लायर को। बोलो हाँ के ना हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं यहां पर बेनिफिट किसको हो रहा है, घोड़ी पे कौन बैठेगा, बोलो बोलो घोड़ी पे कौन बैठेगा, बेटा घोड़ी पे बैठेगा दूल्हा, ना कि एजेंट। डीजे पे नाचेगा कौन, बाराती। डीजे के ऊपर नाचेगा कौन, बाराती। बट डीजे लाके कौन देगा, एजेंट। एजेंट नाचेगा क्या, नहीं। टेंट जो लगेगा बेटा, पूरा डेकोरेशन, डेकोरेशन अरेंज कौन करेगा, एजेंट। लेकिन इसका बेनिफिट किसे मिलेगा बेटा,
जिसकी शादी है उसको। यानी कि बेनिफिट कौन ले रहा है बेटा? बेनिफिट ले रहा है रेसिपिएंट, ना कि एजेंट। बोलो, ना कि एजेंट। बेटा एजेंट को बेनिफिट नहीं हो रहा, बात को समझो, एजेंट को बेनिफिट नहीं हो रहा। एजेंट सिर्फ क्या कर रहा है? लाके देने का काम कर रहा है, बेनिफिट ये कमा रहा है सिर्फ लाके देने का। वो होता है प्योर एजेंट। जहां पर भी एजेंट ने बेनिफिट ले लिया, जहां पर भी एजेंट ने बेनिफिट ले लिया बेटा, उस केस में वो एजेंट प्योर एजेंट नहीं होता। उस केस में तो वो रियम्बर्समेंट होता है। क्या होता है? रियम्बर्समेंट। और इसके ऊपर बेटा ऑलरेडी जय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बेटा एडवांस रूलिंग आया हुआ है, AAR, ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। क्या बोला मैंने? जय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का आपके पास में आंध्र प्रदेश से, जहां तक मुझे याद है बेटा, शायद आंध्र प्रदेश का है एडवांस रूलिंग। और उसके अंदर ये बात क्लियर कट लिखी हुई है कि जो टोल चार्जेस रियम्बर्स करे जाते हैं, जो टोल चार्जेस GTA को रियम्बर्स किए जाते हैं बेटा, किसको? GTA को। GTA बेटा ये पार्ट ऑफ सप्लाई है। क्या है? पार्ट ऑफ सप्लाई। ये चार्जेस पार्ट ऑफ सप्लाई है बेटा, इसको आपको सप्लाई के साथ कलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज रियम्बर्समेंट। समझ रहे हो आप? हाँ के ना? हाँ सर। यानी कि मैंने बोला कि मैंने फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब दूसरा एग्जाम्पल देकर मैं आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। मेरी CA फर्म है। बोलो क्या है? मेरी CA फर्म। ठीक है? हाँ सर। बेटा मैं ऑडिट करने गया अपने क्लाइंट की, कहां पर? मुंबई। कहां पर गया बेटा? मुंबई। मुंबई में बेटा मैंने होटल बुक कराया, क्योंकि मेरे को वहां पर 3 दिन रुकना था, 3 डे स्टे। 3 डे स्टे। मैंने बोला मेरे क्लाइंट को कि साहब मेरी फीस कितनी है? 10,000 रुपीज। एग्जाम्पल ले लो बेटा, ₹10,000। और बेटा मेरा होटल का जो रेंट आएगा, होटल में जो मैं रुकूंगा, उसकी जो फीस होगी वो अलग होगी, वो एज इट इज रियम्बर्स होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मेरा होटल में रहने का जो एक्सपेंस हुआ, वो एक्सपेंस हुआ फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, तो 5,000 विल एडिशनली बी एडेड इनटू माय फीस। कन्वेंस चार्जेस, जाने और आने का खर्चा, कन्वेंस चार्जेस सेपरेटली includable, for example 1,500, this is separately includable. So what I am doing is I am just reimburse, my client is reimbursing me these expenses, but but उसका बेनिफिट किसने लिया? CA ने। उसका बेनिफिट किसने लिया? मैंने, CA ने। होटल में रुका कौन? मेरा क्लाइंट नहीं रुका। होटल का बेनिफिट किसको हुआ? CA को। जो आने और जाने का बेनिफिट हुआ वो CA को हुआ। मतलब CA इज नॉट अ प्योर एजेंट। CA is not a pure agent. So therefore, beta, it is not a pure agent, and that's why this 5,000 and 1,500 is to be included in the value of supply. Is to be included in the value of supply. अब समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। क्योंकि यहां पर बेटा होटल में रुकने का बेनिफिट CA साहब ने लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने शादी वाला एग्जांपल दिया था आपको। शादी वाला इज द परफेक्ट केस ऑफ प्योर एजेंट। वहां पर प्योर एजेंट है, बिकॉज वो खुद बेनिफिट नहीं ले रहा, वो लाकर दे रहा है। घोड़ी उसने लाके दी, डेकोरेशन पूरा उसने लाके दिया, DJ उसने लाके दिया। बोलो हाँ साहब। सारे आर्टिस्ट उसने लाके दिए, वो खुद बेनिफिट नहीं उठाना। दैट इज अ केस ऑफ प्योर एजेंट। बट हियर ऑल्सो इन दिस केस बेटा CA इज नॉट अ प्योर एजेंट। दैट्स व्हाई एनी रियम्बर्समेंट नीड टू बी इंक्लूडेड इन दी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो हाँ के ना? हाँ बेटा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1? What will be the estimated GST liability on outward supply? Outward supply के ऊपर estimated GST liability. What is outward supply बेटा? Receipts is also outward supply और toll charges received is also outward supply. भले ही बेटा आप इसको reimbursement बोलो, भले ही आप बोलो toll charges are received from customers as a reimbursement on actual basis, but this reimbursement will be included in the value of supply. लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं, बिकॉज दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्योर एजेंट। बिकॉज इन द केस ऑफ प्योर एजेंट यू शुड, मैंने आपको एडवांस रूलिंग का भी रेफरेंस दिया है। आई एम ऑल्सो गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ एडवांस रूलिंग। ओके यस सर। तो बेटा यहां पर टोटल लगेगा, आपका टोटल लगेगा 2,50,000 इज इंक्लूडेबल इन 35 लाख, तो इट विल बी 37,50,000। इट विल बी 37,50,000। और बेटा इस पर 12% से आपकी आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आएगी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो 37,50,000 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 12%, तो इट विल बिकम योर 4,50,000। और बेटा मैं मान के चल रहा हूँ इट इज CGST, SGST, दीज ऑल सप्लाईज आर इंटरेस्टेड सप्लाईज, यू कैन डिवाइड बाय 2 एंड से दैट
2,25,000 and 2,25,000. परफेक्ट, यस सर। हालांकि बेटा यू विल नॉट गेट इन दी ऑप्शंस बिकॉज इट इज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स अपन ऑलरेडी डिस्कस करके आए बेटा ग्रुप के अंदर। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेरी भी पूछी थी ग्रुप के अंदर, स्टडी नोट्स का क्वेश्चन है, इसलिए बेटा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज 2,40,000 कहीं पर भी नहीं दे रखा, 2,25,000 इसने मुझे कहीं पर भी नहीं दे रखा, 240 नहीं 225 इसने कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, हाँ सर, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर आपके पास में, व्हाट विल बी दी एस्टिमेटेड जीएसटी ऑन इनवर्ट सप्लाई एलिजिबल फॉर आईटीसी। क्या बोला? एलिजिबल फॉर आईटीसी। मैं वापस बोल रहा हूं, एलिजिबल फॉर आईटीसी मतलब मुझे कितने का आईटीसी मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर, आ जाओ बेटा, कितने का आईटीसी मुझे मिल जाएगा बताता हूं। डीजल एक्सपेंसेस आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2, जीएसटी से बाहर है तो बेटा यहां तो जीएसटी लगा ही नहीं, जीएसटी लगा ही नहीं तो मैं क्रेडिट काय कर लूंगा, क्रेडिट काय कर लूंगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेटा 27,000 मिल जाएगा, फुली अलाउेबल। सैलरी पेड बेटा नो जीएसटी। होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉई है, होल टाइम डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉई टू द कंपनी, बेटा जीएसटी लगेगा ही नहीं। नॉन होल टाइम डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बेटा, नॉन होल टाइम डायरेक्टर, नॉन होल टाइम डायरेक्टर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आरसीएम में कवर होगा बेटा। आरसीएम 13/2017 नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, 13/2017 कहां कवर होगा? आरसीएम में कवर होगा बेटा। टैक्स देकर कौन चलेगा? कंपनी खुद टैक्स देकर चलेगी बिकॉज कंपनी इज द रेसिपिएंट। डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी ARK एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ARK एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस दे रहा है कौन? डायरेक्टर साहब। तो ये जो नॉन होल टाइम डायरेक्टर है ना बेटा, नॉन होल टाइम डायरेक्टर इज नॉट द एम्प्लॉय, तो उसकी सर्विस अपन को मिल रही है, अपन को आरसीएम में टैक्स जमा कराना है। बोलो कितना बेटा? 5 लाख के ऊपर आप कितना टैक्स जमा करा के चलोगे? 18%, 90,000। तो यहां पर बेटा आपको कितना मिलेगा? बोलो क्रेडिट, यहां पर 90,000 का क्रेडिट आपको मिलेगा। व्हीकल हायर चार्जेस बेटा एग्जेम्प्ट, व्हीकल हायर चार्जेस आर एग्जेम्प्ट 12/2017, यस सर। रेंट बेटा आपको मिल जाएगा। लीगल फीस पेड अगेन आरसीएम बेटा, यहां पर भी आपको आरसीएम में टैक्स पे करके जमा कराना पड़ेगा। कितना? 1,50,000 पर 18%, दैट इज 27,000। तो बेटा 27,000 अगेन आपको खुद को आरसीएम में जमा कराना पड़ेगा, लेकिन 27,000 भी और 90,000 भी बोथ आर अलाउड एज क्रेडिट, आर अवेलेबल एज क्रेडिट। टोल चार्जेस पेड बेटा एग्जेम्प्ट, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। एंड देन बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो टोटल कितना क्रेडिट आपको मिल जाएगा मुझे ये बताओ, कितना आईटीसी टोटल अपन को मिल जाएगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहले 27,000, यस सर, मैं प्लस 27,000 भी कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल करके निकाल लेते हैं। 27 + 27, देन आफ्टर बेटा आपको मिलेगा 90,000, देन आफ्टर आपको मिलेगा 5,400 और 5,400, देन आफ्टर आपको मिलेगा 27,000 एंड देन आफ्टर बेटा 15,000 एंड 15,000। तो व्हाट इज द टोटल? इज 211,800 बेटा, 211,800 और 211,800 का अगर मैं कर देता हूँ हाफ तो ये आता है बेटा आपके पास में 105,900 एंड इट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन एनी ऑप्शन। तो बेटा ये भी आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। बोलो ये भी आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज बिकॉज यहां पर मेरे पास में आ रहा है 105,900, ठीक है। और ये मेरे से पूछ रहा है बेटा कितना एलिजिबल फॉर आईटीसी है, तो एलिजिबल फॉर आईटीसी तो इसमें तो मेरे को नजर नहीं आ रहा। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है बेटा अगले क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड जीएसटी पेएबल बाय कैश ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बेटा रिवर्स चार्ज बेसिस पे मुझे कितना पे करना है बताओ, रिवर्स चार्ज बेसिस पे मुझे कितना पे करना है, सारे बच्चे बताएंगे मुझे। तो बेटा मैंने बताया था आरसीएम पे एक तो 90,000 पे करना है और एक 27,000 पे करना है। 1,17,000 बेटा मुझे आरसीएम में यहाँ पर पे करके चलना है, तो हाफ कर देंगे इसका, दैट इज 58,500 एंड 58,500। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, व्हाट विल बी एस्टिमेटेड नेट जीएसटी लाइबिलिटी। बेटा नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आएगी तो मुझे बताओ। सी और एस में आपका आउटपुट लाइबिलिटी कितनी आ रही थी?
जहाँ तक मुझे याद है बेटा आ रही थी आपके पास 225 कितनी आ रही थी बोलो? 225, 2,25,000 एंड 2,25,000, हाँ क्या ना? हाँ सर, इतनी आ रही थी, यस सर। और बेटा अपने पास क्रेडिट कितना आया था? 105,900 और 105,900 और 105,900, ठीक है। हाँ सर, तो बेटा इसमें से लेस कर देंगे अपन 225, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास में 119,100। और एक सेकेंड बेटा, ये पे कर रहा है नेट जीएसटी लाइबिलिटी। बेटा नेट जीएसटी लाइबिलिटी में आरसीएम वाली लाइबिलिटी भी आपको पे करके चलनी पड़ेगी कैश से, बोलो, वो भी आपको पे करके चलनी पड़ेगी कैश से। तो भले ही आप यहाँ पर 119,100 निकाल दोगे, लेकिन स्टिल आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ? जो आपको आरसीएम में पे करना है बेटा, क्योंकि आरसीएम में जो पे करना पड़ता है वो ई कैश लेजर से ही पे करना पड़ता है। आप अच्छे से ये बात जानते हो। और आरसीएम में कितना बताया था मैंने आपको बेटा? 90,000 प्लस 27,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 58,500 और 58,500। तो बेटा वापस से ऐड हो जाएगा आपका 58,500 और 58,500, बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो बेटा ये आपका आ गया कितना? एक तो टोटल मैंने आपको बता दी थी, आई होप बेटा टोटल आप एग्री करोगे मेरे साथ। हाँ सर, तो एक बार आप इस रीटोटल कर लें, 27 इंटू 2 54,000। देन आफ्टर आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा उसके बाद में 90,000। उसके बाद में बेटा आपको मिलेगा 5400 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 27,000, ठीक है। उसके बाद 15,000, ठीक है। तो बेटा 2,11,800, 2,11,800 आपका आ रहा है। और उसी का मैंने हाफ किया था तो आया था 105,900, 105,900, परफेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा। और उसके अंदर ये था, तो ये बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन सही है। और उस हिसाब से 119,100 प्लस 58,500, यानी कि 177,600 और 177,600, बेटा ये आपका निकल कर आएगा नेट। कितना निकल कर आएगा? नेट। और ये भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। 177,600 विल गोना बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी टफ बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर नीचे आप मेरे से पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ग्रेनाइट माइंस विच इज ऑब्लिगेटरी बेटा। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 5। ऑब्लिगेटरी जब भी होगा बेटा, अगर ऑब्लिगेशन है, लॉ के अंदर ऑब्लिगेशन है, तो आईटीसी बेटा आपको अवेलेबल हो जाता है। आप अच्छे से जानते हो, है ना। अदरवाइज बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को नहीं होता। लेकिन अगर लॉ में बोल रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉइज की, वहां पर बेटा आपको आईटीसी भी मिल जाएगा। बोलो आगे ना? हाँ सर, आगे चलें, आगे चलो सर। मेंबरशिप फी पेड टू अ फिटनेस सेंटर, ना 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 बेटा, आईटीसी फिटनेस सेंटर में दे रहा है, आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। 17(5), ठीक है ना? हाँ सर, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5, ओके। नेक्स्ट करें बेटा? हाँ सर, नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज पेड टुवर्ड सप्लाई ऑफ सम स्पेशल फूड टू अ रेस्टोरेंट। बेटा ले रहे हैं देने के लिए, बेटा इसको बोलते हैं सेम फील्ड के अंदर। क्या बोला था? सेम फील्ड, मतलब आप भी केटरिंग सर्विस कर रहे हो और पीछे से केटरिंग की सर्विस ले रहे हो, सेम आउटवर्ड सप्लाई, वही आगे देने के लिए। तो बेटा यहाँ पर आईटीसी आपको मिल जाएगा। बोलो हाँ क्या ना? हाँ, ये सब बाटा बेटा सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 में दे रखी है। मोटर ट्रक परचेज है बेटा, मोटर ट्रक है, अब अदर देन पैसेंजर है, तो आईटीसी पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बेटा, गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन फॉर वेयर हाउसिंग, द प्रॉपर ऑफिसर शेल अफिक्स ऑन द कंटेनर वन टाइम लॉक। ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं बहुत डिटेल में, है ना। हाँ सर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। बेटा एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस अगर पता नहीं होते हैं तो 1.125% लिया जाता है, 1.125%। ये आता है बेटा सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी के अंदर, ठीक है। कस्टम की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? कस्टम की। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन नंबर 46 सब सेक्शन नंबर 1, इंपोर्टर शेल प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द फॉलोइंग डे इन विच, बेटा एक दिन के अंदर, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। उसके बाद आता है बेटा चूज डेरलिक्ट jetsam floated coming into India is imported into India, coming into India is imported into India as per section number 231,
पर्सन इन चार्ज मीन्स बेटा अगर वेसल है तो मास्टर, व्हीकल है तो ड्राइवर, 10 हो तो कंडक्टर, तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। गाड़ी चलाने वाले अंकल जी को क्या बोलते हैं बेटा, ये गाड़ी चलाते हैं ना, टन 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 टन। हाँ सर, आगे चलें, आगे चलो सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। मालिया इंटरनेशनल लिमिटेड हैज इंपोर्टेड अ मशीनरी बाय एयर फ्रॉम जर्मनी। बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड ऑन 21st। बेटा बिल ऑफ एंट्री मैंने कब प्रेजेंट कर दी, 20 जनवरी को 2020। हाउएवर एंट्री इनवर्ट इज ग्रांटेड ऑन 25th। ओहो, एंट्री इनवर्ट आपको ये मिला। अपन रेट कब की लेते हैं बेटा, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। तो ड्यूटी अपन कब की लेंगे, 25th की। और बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेंगे, 20th जनवरी का। क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेते हैं बताओ, रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं बेटा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री का, और रेट ऑफ ड्यूटी ली जाती है दोनों में से जो भी आपकी लेटर है, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्स विच एवर इज लेटर। तो बेटा इन्फॉर्मेशन मुझे सीआईएफ वैल्यू दे रखी है, एयर फ्रेट पेड दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, रेट ऑफ एक्सचेंज दो डिफरेंट डेट का दे रखा है, ड्यूटी दे रखी है, आईजीएसटी दे रखा है। ठीक है, हाँ साहब। तो बेटा वही हमेशा की तरह फटाफट से कंप्यूटेशन कर लेते हैं। बेटा मुझे बताओ, सीआईएफ वैल्यू दे रखी है 5000 रुपीज, और एयर फ्रेट भी दे रखा है। और आप जानते हो बेटा एयर के केस में फ्रेट 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने बेटा, 20% ऑफ एफओबी। मैंने बोला आपको 20% ऑफ एफओबी, बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर। तो बेटा 20% ऑफ एफओबी कितना होगा, तो एफओबी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और बेटा क्योंकि ये सीआईएफ दे रखी है, सीआईएफ, तो मुझे पहले इसमें से माइनस करना पड़ेगा 750 और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1000। तो 1750 मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 3250। बेटा क्या निकल कर आएगा, 3250। ओके, हाँ सर ओके। अब 3250 का 20% इज 650, बोलो 650। ओके सर। तो बेटा मुझे यहां पर आप बताओ अब कि एयर फ्रेट कितना अलाउ होगा। सारे बच्चे बताएंगे साहब एयर फ्रेट कितना अलाउ होगा। बेटा कोई गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, ओ बेटा गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, देयर इज अ मिस्टेक। 1000 नहीं है ये, 100 है बेटा, इट इज 100 ओनली, इट इज नॉट 1000, इट इज ओनली 100। सो वी हैव टू करेक्ट दिस। अभी बताओ कितना हुआ साहब, 850, 5000 माइनस 850, तो इट विल बिकम 4150। और 4150 का 20% कितना होता है बेटा, 830। अब बताओ 830 का मतलब ये हुआ साहब कि कितना मुझे अलाउड है। बोलो मैंने एक्चुअल पेमेंट 750 का करा और मैं कर कितने तक सकता था, मैं 830 तक पेमेंट कर सकता था। तो अगर बेटा लिमिट के अंदर है तो एक्चुअल बेसिस पर ही लेते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 750। बोलो हाँ कि ना, हाँ। तो यहाँ पर 750 ही इसमें जुड़ा हुआ है और 750 ही होना चाहिए था। तो वी आर हैप्पी, वी आर ओके। तो बेटा यहाँ पर आपकी ये सीआईएफ वैल्यू बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। उसके बाद आता है बेटा आपके पास रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी तरीका, इतने मैंने अभी बताया बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेना है, 21st। हाँ तो इसी तरीका लेना है। और वो कौन सा वाला लेना है बेटा, सीबीआईसी वाला। वो कितना दे रखा है, 66। तो फटाफट से कन्वर्ट कर ले। हाँ सर, तो 5000 इंटू 66, तो बेटा आता है 3,30,000। कितना आता है, 3,30,000। ठीक है, हाँ सर ओके। अब लगाएंगे बेटा इसके ऊपर क्या, रेट ऑफ ड्यूटी। और रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी बताओ किस तारीख की। सारे बच्चे बताएंगे बेटा रेट ऑफ ड्यूटी आपको कितना दे रखा है, रेट ऑफ ड्यूटी आपको दे रखा है 10%। 10% रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है बेटा ये, और इसका 10% बेटा आपका हो जाएगा, ये हो गई बेटा आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी। और अब मैं लगाऊंगा SWS, तो वो कितना होगा, वो होगा बेटा 3300। सब 10% होता है बेटा, ये इसका 10% होता है, BCD का 10% होता है, SWS ऑलरेडी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा क्लास में। तो 3,30,000 प्लस 33,000 प्लस 3300, तो ये हो जाता है बेटा 3,66,300। बोलो 3,66,300। और इसके ऊपर बेटा 18% से आपके पास में IGST लगकर चलेगा, दैट इज 65,934। पक्का पक्का सर। और ये हो जाता है बेटा आपका 432,234। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। कैलकुलेट दी असेसेबल वैल्यू इन USD। बेटा असेसेबल वैल्यू इन USD कितनी है, $5,000। अरे वाह। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कैलकुलेट दी असेसेबल वैल्यू इन INR। असेसेबल वैल्यू इन INR, असेसेबल वैल्यू इन INR 3,30,000। बताओ मुझे 3,30,000। क्योंकि बेटा असेसेबल वैल्यू तो यही थी ना, CIF वाली, जिसके ऊपर मैंने ड्यूटी लगाई, BCD लगाई। तो BCD किस पे लगाई, 330 पे तो लगाई है ना। हाँ, तो असेसेबल वैल्यू आपकी आ जाएगी 3,30,000।
उसके बाद आता है बेटा व्हाट विल बी द टोटल कस्टम ड्यूटीज। टोटल कस्टम ड्यूटीज, तो बेटा टोटल कस्टम ड्यूटी में कौन कौन सा आएगा बताओ मुझे। ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा सिर्फ, ठीक है। तो 33,000 प्लस 3300 प्लस 65934, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास में 102234, 102234। बोलो क्या हो जाएगा, 102234, 102234। बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, बी एस ए एंड कंपनी लिमिटेड हैव इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके। बोले कहां से इंपोर्ट करिए, यूके से इंपोर्ट करिए, एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके सर। एफओबी कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 यूके पॉन्ड्स, फ्रेट बाय एयर 3,000 यूके पॉन्ड, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस पेड टू अ फर्म इन यूके। याद करो बेटा 10-1, याद करो 10-1, 500 यूके पॉन्ड्स। लाइसेंस फी पेड, ओहो, बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल। अगेन बेटा 10-1, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मटीरियल सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हो चाहे रिड्यूस्ड प्राइस पर हो, 10-1। तीनों बेटा आपको एडजस्टमेंट्स किसके दे रखे हैं, 10-1 के। एंड देन आफ्टर फाइनली यू हैव इंश्योरेंस दैट यू हैव पेड इन इंडिया, एंड बाइंग कमीशन। बेटा बाइंग कमीशन कभी भी ऐड नहीं होता, यूके में पे हुआ है, कभी भी ऐड नहीं होता। इंटर बैंक एक्सचेंज रेट बेटा आपको दे रखी है 72.50। सीबीआईसी के द्वारा नोटिफाइड बेटा आपको एक्सचेंज रेट दे रखा है 70.25। तो बताओ मैं कौन सी लूंगा बेटा, मैं लूंगा ये वाली, सीबीआईसी वाली। इंपोर्टर पेड 5,000 डीमरेज चार्जेस। बेटा पोर्ट इंपोर्टेशन चार्जेस हैं, पोर्ट इंपोर्टेशन चार्जेस लेने होते हैं क्या, कभी भी नहीं लेने होते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। पहले मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को क्या कर लेता हूं बेटा, सॉल्व कर लेता हूं, राइट। आ जाओ फटाफट मेरे साथ। सबसे पहले आपको क्या दे रखा बताओ, सबसे पहले आपको दे रखा बेटा एफओबी। तो एफओबी से अपन क्या निकालेंगे, कस्टम्स एफओबी। ये कौन सी एफओबी है, नॉर्मल एफओबी है, इससे निकालेंगे कस्टम्स एफओबी, और कस्टम्स एफओबी से अपन फाइनली फिर आगे चलकर चलेंगे 10-2 के एडजस्टमेंट उसमें करके चलेंगे। तो पहले अपन को 10-1 के एडजस्टमेंट्स करने हैं। बोलो हाँ के ना, बिल्कुल सर। सबसे पहले आपको दे रखा बेटा 10,000, तो आप 10,000 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे बताओ, इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में बेटा 70.25 लेकर चलेंगे, कौन सा वाला 70.25। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70.25 कितना आता है दोस्त, 702,500। ठीक है, हाँ सर। आगे चले, हाँ सर। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं बेटा 10-1 का, किसका, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1। क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर बताओ मुझे, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस। तो बेटा इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस दैट इज 500 यूके पॉन्ड। तो बेटा 500 को भी कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इंडियन करेंसी में 70.25, दैट इज 35,125। ओके सर, यस सर। उसके बाद में मेरे दोस्त आपके पास आता है लाइसेंस फी पेड 20% ऑफ एफओबी कॉस्ट। लाइसेंस बेटा लाइसेंस फी कितना दे रखा है, 20% ऑफ एफओबी कॉस्ट, यानी कि बेटा 702,500 का 20%, दैट इज 140,500। कितना आएगा दोस्त, 140,500 प्लस these all are the adjustments which are I'm doing under the section number 10 subsection number 1। बेटा ये 10-1 के एडजस्टमेंट कर रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, हाँ सर। इसके बाद आता है बेटा आपके पास में मटेरियल एंड कंपोनेंट्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। मटेरियल एंड कंपोनेंट्स बेटा जो मेरे को कहां से मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एफओसी सप्लाई, और ये है बेटा 20,000 रुपीज। कितना है, 20,000 रुपीज। बताओ कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है बेटा। ये आपकी आ जाती है कस्टम्स एफओबी, ये आपकी आ जाती है, बोलो कौन सी एफओबी, कस्टम्स एफओबी। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। कितना बेटा टोटल, 702,500। मेरे से पहले टोटल आप लगाओगे, फटाफट लगाओ, 35,125 प्लस 140,500 प्लस 20,000। लो मैंने लगा लिया आपसे पहले, 89,8,125 माय फ्रेंड। ये मेरे पास आ रहा है आपका
कस्टम्स FOB, बोलो कोई दिक्कत? लाइसेंस फी, ये बेटा ये लाइसेंस फी हो गया आपका, यस सर, ये इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस हो गया, और ये मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड हो गया। तो मेरे से पूछा जा रहा है साहब कि व्हाट विल बी द FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स। तो बेटा कस्टम्स के हिसाब से FOB वैल्यू कितनी है, अभी अभी कंप्यूट करिए, 898 125। बेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 898 125, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट विल बी द असेसेबल वैल्यू। असेसेबल बेटा जिसपे क्या लगेगा, जिसपे क्या लगेगा, BCD लगेगा। इस पर BCD नहीं लगा सकते क्योंकि अपने एडजस्टमेंट बाकी है बेटा। कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है, अपने पास एडजस्टमेंट बाकी है 10(2) के। ये तो मैंने किसके करे हैं, 10(1) के। अब मैं करूंगा 10(2) जिसमें आता है बेटा आपके पास में आपका फ्रेथ एंड इंश्योरेंस, FREIGHT, बोलो हाँ के ना, हाँ सर, फ्रेथ आता है। और फ्रेथ बेटा एयर से है, फ्रेथ किससे, एयर से। 3000 UK पाउंड बेटा कन्वर्ट करेंगे 70.25 कितना होता है, ये होता है बेटा आपका 210750। ओके, ये सर 210750, और बेटा 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 20%। ये तो हो गया, ये हो गया फर्स्ट, और एक बेटा सेकंड निकालेंगे, दैट इज 20% ऑफ कस्टम्स FOB। और कस्टम्स FOB कितना है, 898125। तो बेटा 898125 का 20% ये आता है 179,625, 179,625। तो बेटा करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला है ना, 20% लेके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल, या तो ये या फिर एक्चुअल, बट एक्चुअल क्योंकि इससे ज्यादा है तो अपन लोअर लेकर चलते हैं, 20% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो 179,625 बेटा, 179,625 प्लस इंश्योरेंस। बेटा इंश्योरेंस हमेशा एक्चुअल बेसिस पर अपन लेते हैं, इंश्योरेंस कितना था 6,000, तो 6,000 में यहाँ पर इंश्योरेंस ले लूंगा। ये आपका आ जाएगा बेटा असेसेबल वैल्यू, क्या आ जाएगा बोलो, असेसेबल वैल्यू। तो बेटा 898,125 प्लस 179,625 प्लस 6,000 एंड इट विल बिकम बेटा 108,3750। ठीक है, हाँ सर, तो ये आपकी बेटा असेसेबल वैल्यू हो जाएगी। चेक करें एक बार, असेसेबल वैल्यू इज 108,3750। तो बेटा दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई शॉर्ट नोट की लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑलरेडी इसे डिटेल में डिस्कस करके आ चुका हूं। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में होगा तभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना वो क्या बन जाएगा, जॉब वर्क बन जाएगा। तो बेटा गुड्स प्लस सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो बनता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगला आ रहा है बेटा फाइनल रिटर्न अंडर GST। फाइनल रिटर्न में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, फाइनल रिटर्न आपका आता है, बताओ किस में, सेक्शन नंबर 45। तो सेक्शन 45 बात करके चलता है बेटा फाइनल रिटर्न की। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फाइनल रिटर्न इन डिटेल। और फिर दे रखा है बेटा डेबिट नोट। डेबिट नोट भी मैं आपको समझा चुका हूं बेटा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। डेबिट नोट दो रेस्पेक्ट में होता है बेटा, जब या तो टैक्स चार्ज कम हो या फिर टैक्सेबल वैल्यू कम हो। क्या बोला, जब तो आपका टैक्स चार्ज जो है वो कम हो, यानी कि बेटा रेट की बात कर रहा हूं, और दूसरा मैं बोल रहा हूं टैक्सेबल वैल्यू, क्या बोल रहा हूं, टैक्सेबल वैल्यू कम हो। दोनों ही केसेस के अंदर आप डेबिट नोट इशू करके बेटा चल सकते हो। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हमारे अपना जो वो है आपके वर्कबुक सेशंस उसके अंदर, और या फिर बिट क्वेश्चन वाले सेशंस के अंदर। तो दोनों में से कहीं पर भी आप जाके देख सकते हो। इसी के साथ बेटा यहाँ पर अपना ये मॉक टेस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप बेटा कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी समझाने की, फिर भी अगर कहीं गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज क्षमा कर देना और मुझे मौका देना कि मैं उस गलती को सुधार सकूं, यानी मुझसे क्वेरी पूछना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। वैसे तो आई होप बेटा आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी, बट स्टिल रह जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से मुझे मैसेज कर दो, यहाँ पर व्हाट्सएप कर दो या फिर ग्रुप में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, गारंटीड सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर। तो बेटा टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ऑलरेडी काफी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। मन लगाकर पढ़ाई करो। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। ठीक है, तो हम हैं तो फिर क्या गम है। बाय बाय, टाटा सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बेटा।